तो ज़कात का पैसा असल में सोसाइटी में सर्कुलेट होता है। जब वो सर्कुलेट होकर वापस आप ही के पास आ रहा होता है तो ज़कात के सबसे पहले बेनिफिशरी तो आप हैं। ये जहन में रख ले, इन 4 चीज़ों पे ज़कात आती है, 5वीं किसी चीज़ पे ज़कात नहीं आती। अगर अक्सर लोग क्या कहते हैं रमज़ान में जी दस्तरखान लगा देते हैं ज़कात के पैसों से, ये ज़कात के पैसे दस्तरखान लगाओ जी, गरीब आ रहे हैं खा रहे हैं, मिस्किन आ रहे हैं खा रहे हैं, इससे ज़कात अदा नहीं होगी। एक अस्पताल ऐसा है शायद जिसके अंदर बाकायदा एक शरिया बोर्ड है, मशहूर अस्पताल इंडस हॉस्पिटल उसका नाम है, कि असल में ज़कात इंडिविजुअल्स के ऊपर आती है, ज़कात किसी कंपनी के ऊपर खुद नहीं आती। प्लॉट्स और बिल्डर्स की ज़कात, ये मसला जो है ना ये मुश्किल मसला है। तब मेरा अपना एक एनालिसिस है कि अगर ये बिल्डर्स अपनी ज़कात पूरी देना शुरू कर दें ना, सिर्फ बिल्डर्स और कोई नहीं, बिल्डर्स देना शुरू कर दें, मेरे ख्याल से इस्लामाबाद नहीं शायद पूरे पंजाब की हद तक तो उम्मीद है कि कोई गरीब नहीं बचेगा आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सबसे पहले तो इस पे माजरत जो शुरू में थोड़ी सी तकनीकी वजूहात की बिना पे थोड़ी सी ताख़ीर होगी, बस वो एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मक़ूला है, अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्ख़िल अज़ाइम, मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। हम तो कुछ दिनों पहले से सोच रहे थे ऐसा कर लेंगे ऐसा हो जाएगा, लेकिन अल्लाह की शान आखिरी वक्त में ऐसे हो गया। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको समझ अता फ़रमा दे। जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं, हमारा ये जमा होना, हमारा ये बैठना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़कात के मौजू को अच्छे तरीके से समझ लेने की, उस पर अमल करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। अच्छा, ये जो हमारी नशिस्त है ये बुनियादी तौर पे 2 हिस्सों पे इसको हम तकसीम करेंगे। एक हिस्सा तो इसका फ़ज़ाइल का है कि ज़कात ज़रूरी क्यों है, अल्लाह क्या फ़रमाते हैं ज़कात के बारे में, और कुरान ज़कात के बारे में क्या कहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात के बारे में क्या कहा। एक शुरू का मुख्तसर हिस्सा इससे मुताल्लिक़ है, फिर उससे आगे फिर ज़कात के मसाइल हैं। अच्छा, लेकिन मैं आपको ये नशिस्त शुरू होने से पहले ही एक बात अर्ज़ कर दूँ कि ये नशिस्त मुफीद ज़रूर होगी आपके लिए, लेकिन ये नशिस्त हरगिज़ काफ़ी नहीं होगी आपके लिए। अगर आप ये समझेंगे कि इस नशिस्त में बैठने के बाद, सुनने के बाद मुझे दोबारा ज़कात के बारे में कोई मसला किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अलबत्ता इतना ज़रूर होगा कि ज़कात के मामले में मुफीद होगी, बहुत सारी गलतफ़हमियाँ आपकी दूर हो जाएंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको आप ज़रूरी समझ ही नहीं रहे थे, अब आपको पता लगेगा कि नहीं ये भी ज़रूरी हैं। ये इस तरह के फ़वाइद आपको ज़रूर होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते हैं, खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, कि आप इनके मालों से, इनसे ज़कात लें, सदक़ा लें, और इसके ज़रिए आप उनकी तत्हीर करें, यानी इनको पाक करें और उनका तज़किया करें, और वसल्लि अलैहिम, फिर उनके लिए दुआ भी करें। इन्ना सलातक सकनुल लहुम, क्योंकि आपका उनके लिए दुआ करना उनके लिए बाइसे इत्मीनान, बाइसे सुकून और राहत का सबब होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म देने कि आप उनसे ये चीज़ें लें ताकि आप उनको पाक करें, ताकि उनको फ़ायदा हो। तो ज़कात के बारे में ना सबसे पहली तो ये गलतफ़हमी दूर करनी ज़रूरी है। हम ये समझते हैं कि ज़कात हम दूसरे के लिए दे रहे हैं, ज़कात हम असल में दूसरे के लिए दे रहे हैं, ये सबसे पहली गलतफ़हमी है। ज़कात के सबसे पहले बेनिफिशरी, सबसे पहले ज़कात के से मुस्तफ़ीद होने वाले हम खुद हैं, मैं और आप, हम खुद सबसे पहले मुस्तफ़ीद होने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मा नक़सत सदक़तुन मिन मालिन, हदीस शरीफ के अंदर आता है माज़रत, कि सदका माल को घटाता नहीं, सदक़े से माल कम नहीं होता। ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। फिर हदीस शरीफ के अंदर आता है कि सदका जो है वो बला उसको फलांग नहीं सकती, बला उसको फलांग के आपके पास नहीं आ सकती। फिर जो कुरान की आयत मैंने पढ़ के आपको सुनाई, ये आयत ये बता रही कि ज़कात जो है आपके माल को पाक कर देती है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात के बारे में फ़रमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि ज़कात से माल की हिफाजत हो जाती है। फिर फरमाया कि ज़कात जो है ये तो इंसान के माल की मैल है जिसको इंसान अपने पास से निकाल देता है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप गौर करते हैं तो सबसे पहली बात जो आपको समझ में आती है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा ज़कात देने का आपको हो रहा है, जो ज़कात देने वाला है। उखरवी रूहानी फ़ायदा, ज़कात देने से आपका माल महफूज हो रहा है, ज़कात देने से आपका माल पाक हो रहा है, ज़कात देने से आपके माल के अंदर बढ़ोतरी आ रही है,
ज़कात देने से आपके माल में बरकत आ रही है। अल्लाह फरमाते हैं यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह सूद को घटाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सदक़ात से ज़कात से उसको बढ़ाते हैं। यानी अल्लाह सदक़ात से माल को बढ़ाते हैं। हालांकि ज़ाहिरी एतबार से तो सदक़ात से तो माल कम होना चाहिए ना, कि आपके पास 100 रुपये था, 10-20 रुपये आपने दे दिए तो कम हो गए पैसे आपके, लेकिन अल्लाह फरमा रहे कि नहीं, हम बढ़ाते हैं, इससे माल बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। तो ये भी फ़ायदा आपको मिल रहा है, आपके माल में बरकत आ रही है, आपका माल पाक हो रहा है, बलाएँ आपसे दूर हो रही हैं, मुसीबतें आपसे दूर हो। तो ज़कात के सबसे पहले बेनिफिशरी ये समझ लेना चाहिए कि मैं और आप, हम खुद हैं। और फिर उसके बाद ये तो उखरवी एतबार से और दुनियावी एतबार से भी ऐसे ही होता है। ज़कात देने से मुझे आपको फ़ायदा होता है। मुझे आपको कैसे फ़ायदा होगा? जब मैं ज़कात देता हूँ ना किसी को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुज़क्कीहिम बिहा, आप इस ज़कात के ज़रिए से इनका तज़किया करें। तो सबसे पहली बात क्या होती है ज़कात देने से? आवाज़ कम आ रही है। तो ज़कात देने में ना सबसे जो पहली बात क्या है कि आप जब किसी को ज़कात देते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इससे आपका तज़किया होता है, आपका दिल साफ़ होता है। आपका दिल दो चीज़ों से साफ़ होता है। एक तो ये कि आपका दिल माल की मोहब्बत से साफ़ होता है। ज़ाहिर सी बात है, जब माल निकालेंगे तो माल की मोहब्बत दिल से निकलेगी। दूसरी चीज़ क्या, आपका दिल दूसरों से साफ़ होता है। जब आप किसी को अपनी ज़रूरत समझ के किसी के हाथ में माल रखते हैं ना, तो आप उस बंदे को हकीर नहीं समझते, आप उसको छोटा नहीं समझते। इसलिए एक हदीस के अंदर आता है, जब इंसान पैसे देता है ना किसी को, किसी की मदद करता है, तो वो उस गरीब के हाथ में पहुंचने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जाते हैं, उसके बाद उसके पास जाते हैं। इससे उलमा ये मसला बताते रहते हैं कि ये तो असल में पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मिल्कियत में जाके फिर उस गरीब की मिल्कियत में जाता है वापस। तो इसलिए ज़कात देने से आपका दिल साफ़ हो जाता है। दूसरा क्या, फ़ुक़हा ने इस बात को लिखा कि अपने करीब के लोगों को ज़कात देना ज़्यादा बेहतर होता है। यानी अपने रिश्तेदारों में, आपका अगर रिश्तेदार मोहताज हैं, ज़रूरतमंद है, ज़कात के मुस्तहिक़, आगे पढ़ लेंगे हम कौन मुस्तहिक़ है कौन नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से और उनकी जो अहादीस है उनकी रोशनी में फ़ुक़हा ने ये कहा कि करीब के लोगों को ज़कात देना ज़्यादा बेहतर है। अब होता क्या है कि जब आप ज़कात देते हैं तो सबसे पहले आपके और उस गरीब के दरमियान के फ़ासले सारे के सारे कम होना शुरू हो जाते हैं। पहले वो आपको देखता है, नज़र इस नज़र से देख रहा होता है कि यार ये तो बहुत मालदार आदमी है, जागीरदार किस्म का आदमी है, मेरा इसका कोई आपस का हमारा कोई रिश्ता नहीं है। उसमें और आप में गैप आता रहता है। जितनी जो बड़ी बड़ी रेवोल्यूशंस और इनकलाब आते हैं, जो गरीबों और अमीरों के दरमियान फासले आते हैं, इसी वजह से आते थे ना कि अमीर गरीब की मदद करने के लिए तैयार ही नहीं होता। गरीब और अमीर में फ़र्क इतना बढ़ जाता है। ज़कात उस गैप को ब्रिज करना शुरू करता है। तो क्या होता है, आप उस गरीब से महफूज हो जाते हैं। अब वो आपको अपना मददगार समझता है, वो आपको अपना हरीफ और मुखालिफ नहीं समझता। जब आप उसकी मदद कर रहे होते हैं ज़कात से, ये फ़ायदा भी आपको हो रहा है। फिर क्या होता है, वो जो ज़कात लेने वाला है उसने उन पैसों से क्या कर रहा होता है, वो तो वैसी ज़कात के जब आप निसाब पर सुनेंगे ना आगे, तो ज़कात तो बहुत ही ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो लोग होते हैं, बिल्कुल ज़मीन के करीब कह रहे जिनको, उन लोगों के लिए ज़कात होती है। अब वो उससे क्या करेंगे, वो पैसे जमा करके, को जमा तो कर नहीं सकता पैसे, वो क्या करेगा, उसने दवाई लेनी होगी, वो आप ही की दुकान से आके दवाई लेके जाएगा। अगर उसको इलाज कराना है तो आप ही डॉक्टर हैं, आप ही ज़कात दे रहे हैं, आप ही के पास वो इलाज कराने के लिए भी आएगा। उसने घर में पैसे खर्च करने हैं अपने, उसको घर में किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो आप ही के पास आएगा, जो कुछ उसको ज़रूरत की वो लेके जाएगा। जो देने वाला है, दुनिया में भी आपको उसका सबसे पहले फ़ायदा हो रहा है, आखिरत में तो फ़ायदा आपको होगा ही होगा। इसलिए सबसे पहले तो ये गलत फहमी जहन से निकाल दें कि ज़कात से माल कम हो, ये डर निकाल दें अंदर से। नहीं नहीं, ज़कात से तो अल्लाह बढ़ाते हैं। मा नक़सत मिन मालिन सदक़तुन, माल में से सदका कभी भी पैसे कम नहीं करता, बढ़ते हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं वो युर्बिस सदक़ात, अल्लाह बढ़ाते हैं, अल्लाह बढ़ा के देते हैं। इसलिए सबसे पहले ये गम तो अंदर से निकाल लें कि भाई सदक़े से कम होता नहीं। एक हदीस शरीफ के अंदर आता है कि रोज़ाना सुबह ना दो फरिश्ते होते हैं, वो ऐलान करते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा आति मुनफ़िक़न खलफ़न, अल्लाह जो खर्च करता है उसको और बढ़ा के दे। अल्लाह जो, अच्छा ये तो जायज़ खर्च करने के बारे में, ज़कात तो इससे भी ऊपर की चीज़ है। अल्लाह जो देता है उसको और बढ़ा के दे। वाति मुमसिकन तलफ़न, और अल्लाह जो रोक के रखता है ना, हक़ नहीं देता, लोगों के हक़ भी अदा नहीं करता, इसी में आप डालने ज़कात ज़िम्मे, ज़कात भी अदा नहीं करता, अल्लाह उसके माल को तबाह बर्बाद कर दे। फरिश्ते उसके लिए दुआ कर रहे हैं। तो मैं और आप कैसे घबरा रहे हैं ज़कात देते हैं? ज़कात से तो फ़ायदा ही फ़ायदा है मुझे आपको। और फिर ज़कात ना देने के उखरवी नुकसानात भी हैं, दुनियावी नुकसानात भी हैं। दुनियावी नुकसानात क्या है, आपके और माशरे के गरीब लोगों के दरमियान इतना फ़ासला बढ़ जाएगा, इतना फ़ासला बढ़ जाएगा कि वो अपने आप को अलग और आपको एक अलग मखलूक समझना शुरू कर देंगे। आपको उसको पूरा करना ज़रूरी है। और उखरवी नुकसानात तो अल्लाह कुरान में फ़रमाते हैं, यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके पहलुओं को दागेंगे, उससे वो जो
वो जो माल उसने जमा किया होगा ना सोन, अल्लाह वो फरमा रहे हैं हादा मा कनज़्तुम लिअनफुसिकुम, ये है जो तुम दुनिया में ख़जाना जमा करते थे, ये है दुनिया में जो तुम ख़जाना जमा करते थे, फ़ज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून, आज चख लो उसका मज़ा जो तुम जमा करते थे। एक हदीस के अंदर आता है कि जब क़यामत के दिन ये माल जो है ना, जिसकी इंसान ज़कात नहीं देता, ये माल उसके गले में एक अजदहा बन के उसके गले में लिपट जाएगा, और वो उसकी ना, ये जो उसकी दोनों गालें हैं, यहाँ से उसको पकड़ के नोचेगा, और नोच नोच के उसको कहेगा अना मालुक व अना कंजुक, मैं हूँ तुम्हारा वो माल, मैं हूँ तुम्हारा वो ख़जाना जिसको तुम दुनिया में जमा करते थे। तो ज़कात ना देना तो बड़ी ख़तरनाक बात है। एक दफ़ा एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले आए, हाथों पे चूड़ियाँ कंगन पहने हुए थे सोने के, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, अच्छा इसकी ज़कात देती हो? या रसूलल्लाह इस पर भी ज़कात है, ये तो मेरे इस्तेमाल के हैं, इस पर भी ज़कात है? कहा हाँ, अगर तुम ज़कात नहीं दोगी फिर तो ये तुमने आग के कंगन पहने हुए, सोने के कंगन नहीं, ये तो आग के कंगन है। तो ज़कात तो देना बड़ा ज़रूरी है, ज़कात ना दी तो मसला बड़ा ख़राब हो जाएगा। ये जो बारिशें ना होने का मसला है, इसमें से बहुत बड़ा मसला मेरी आपकी ख़यानतें हैं। ये तो अल्लाह को नाराज़ करने की वजह से, मालदार लोगों की ज़कात को रोकने की वजह से माशरे के अंदर फ़साद पैदा हो जाता है। तो इसलिए ज़कात देना तो बहुत ज़रूरी है, और ज़कात को हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन बदकिस्मती से आज कुछ तो गफलत की वजह से और कुछ लालच की वजह से, माजरत, कुछ गफलत की वजह से, कुछ लालच की वजह से हम ज़कात नहीं देते। लालच की वजह से क्या होता है, लगता है कि कम हो जाएगा, और गफलत क्या है कि हमने सीखा नहीं, सीखने की इसको ज़रूरत ही नहीं समझी। और ना सीखने की सबसे बड़ी वजह क्या है कि हम में से हर बंदा दीन की जिस सतह के ऊपर है, हम बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठ गए कि मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, मैं जितना दीनदार हूँ बस इतना ही होना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा होने की मुझे ज़रूरत कोई नहीं है। हम में से हर बंदा मुतमईन है, दीन में मुतमईन है, उस इत्मीनान की वजह से हम सीखते नहीं हैं। हालांकि दोनों चीज़ें बड़ी गलत हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बताऊँ, हम मुसलमान हैं, एक मुसलमान मुल्क के अंदर रहते हैं, यहाँ पे दीन का इल्म सीखना, दीन की मालूमात हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे जहालत उज़र नहीं है। अगर मैं और आप कोई दीन का काम गलत करेंगे ना, ज़कात हमने नहीं दी, अल्लाह ताला के यहाँ ये उज़र नहीं चलेगा कि मुझे पता नहीं था। मसला ये कि पूछा क्यों नहीं था, सीखा क्यों नहीं था, आपके अंदर तलब क्यों नहीं पैदा हुई थी इसकी, तो इससे ये भी उज़र नहीं है, ये उज़र नहीं चल सकता, मुझे पता नहीं था। तो गफलत भी जुर्म है, लालच भी जुर्म है, दोनों जुर्म है। और ये दोनों चीज़ें सहाबा के ज़माने में नहीं थी। सहाबा के ज़माने में ज़कात को ज़्यादा देने का जज्बा था। एक रिवायत के अंदर आता है, उस ज़माने में ना ज़कात हमारे ज़माने की तरह सिर्फ तरगीब नहीं होती थी, उस ज़माने में रियासत ज़कात जमा करती। असल काम रियासत का ये ज़कात जमा करना, सच्ची बात बताऊँ आपको, असल ये काम रियासत का है। वो अलग मसला है कि हमारा रियासत पे से एतमाद उड़ गया है, हमें वैसे पैसे देते हुए डर लगता तो ज़कात को उनके हाथ में दे, तो मसला हमारा ये, वरना असल ये रियासत का काम था, रियासत ज़कात जमा करती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोग थे जो ज़कात कर जाते थे, जिस तरह हमारे यहाँ FBR वाले आपके पैसों का हिसाब कर रहे होते हैं ना, कि आप ऑडिट कर हो रहा होता है, तो उस ज़माने में लोग अपना माल पेश करते थे, भाई ये मेरा माल है, मुझे बता दो मेरी ज़कात का क्या हिसाब बनता है। वो बता दिया करते थे, इतनी आपकी ज़कात बनती है, आप ये ज़कात दे दें। तो वो ज़कात कलेक्टर्स जो थे वो वहाँ पहुँच गए, उन्होंने जाके उनसे कहा कि भाई ये तुम्हारी ज़कात बनती है, तो ये ऊँट का बच्चा ये दे दो, बस काफ़ी, हम ज़कात में हम ले जाएंगे। और ऊँट का बच्चा, ये तो किसी काम ही नहीं आएगा, ना सवारी के काम आएगा, ना किसी और बाल बर्दारी के काम आएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये जवान किस्म का ऊँट है ना, ये मैं देने का चाहता हूँ, ये ऊँट ले जाओ। तो कहा नहीं भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना की है, जितनी बनती उतनी लेकर आऊँगा, ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगा। उसने कहा छोटा मैं दूंगा नहीं, मैं दूंगा तो बड़ा दूंगा। अब वहाँ पे झगड़ा बड़ा अजीब सा है ना, वो लेने वाला कह रहा है भाई मैं थोड़े लूँगा, देने वाला कह रहा है मैं ज़्यादा दूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गए, जाके अल्लाह के रसूल, मैं इसकी ज़कात इतनी थी बनती है, मैंने उसको बताया कितनी तुम्हारी ज़कात बनती है, लेकिन ये ज़्यादा देने के ऊपर मुसर है। उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं तो इसकी ज़्यादा देना चाहता हूँ, ये छोटे ऊँट से क्या बनेगा, ऊँट का बच्चा तो किसी काम का नहीं है, तो बड़ा ऊँट होगा, बाल बर्दारी के काम आएगा, उस पर कोई सवार होना चाहेगा तो सवारी के काम आएगा, तो मैं तो ये देना चाहता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे वो माल कबूल भी कर लिया, उसको दुआ भी दी। और एक दफ़ा एक शख्स था मुनाफिक होकर, उसका नाम था सालबा, सालबा उसका नाम था। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आके कहने लगा कि अल्लाह के रसूल आप मेरे लिए बरकत की दुआ कर दें। आपने उसको कहा मा क़ल्ल व कफ़ा खैरुम मिम्मा कथुरा व अल्ला। देखो सालबा, जो थोड़ा अल्लाह की तरफ से मिल जाए ना और काफ़ी हो, वो ज़्यादा से बहुत बेहतर है जो इंसान को गफलत में डालते, किफ़ायत कर लो। उसने फिर कहा अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कर, अल्लाह मुझे ज़्यादा दें, अल्लाह मुझे ज़्यादा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ कर ली। जब उसके लिए दुआ कर ली, अब क्या हुआ, उसके पास उस ज़माने में माल का मतलब होता था जानवरों का ज़्यादा हो जाना, ये माल की ज़्यादती होती थी। उसके बाद जानवर बढ़ते गए। अब ज़ाहिर है जब जानवर ज़्यादा हो जाए तो शहर के अंदर रहना तो मुश्किल नहीं होता। पहले मस्जिद नबवी से थोड़ा सा दूर हो गया, जो आबादी थी उससे थोड़ा सा दूर हो गया। फिर उसके बाद जब और चीज़ें ज़्यादा हो गई, अब वहाँ रहना मुमकिन नहीं था, उसने बाहर निकल के पूरी अपनी वादी बना ली।
उस वादी के अंदर, जो उसकी वादी थी, उसमें उसके सारे जानवर थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, वो सालबा आजकल नज़र नहीं आ रहा, कहाँ गया वो सालबा? तो अल्लाह के रसूल, उसकी तो हालत ही अजीब है, हर तरफ माल ही माल है, रेल पे ही रेल पे है माल की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात कलेक्टर्स जो थे, जो ज़कात वसूल करने वाले थे, आमिलीन थे, उनको भेजा कि जाके ज़रा सालबा से ज़कात तो लेकर आओ। जब वो गए उसके पास, तो सालबा को जाके बताया, भाई तुम्हारी इतनी ज़कात बनती है। उसने कहा, ये तो सारा का सारा टैक्स है जो तुम मुझसे ले रहे हो। जब उसने ये जुमला कहा तो ज़कात वसूल करने वाले वहाँ से वापस आ गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके इत्तला दी, अल्लाह के रसूल, हम सालबा के पास गए थे, हमने कहा ज़कात दो, वो कहते हैं ज़कात थोड़ी है, तो टैक्स है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त जुमला फरमाया, का हलाका सालबा, सालबा हलाक हो गया, सालबा हलाक हो गया। फिर वो आया अपना माल लेके, आप मुझसे कबूल करना, आपने कहा नहीं चाहिए, तुम्हारा माल नहीं चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में आया, उन्होंने कबूल नहीं किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में आया, उन्होंने भी कबूल नहीं किया। आखिर में मिट्टी उठा के सर पे डालता रहा, मैं हलाक हो गया, मैं हलाक हो गया, मैं हलाक हो गया। तो हलाक हो गया, मुनाफिक हो गया। तो इसलिए माल की मोहब्बत नहीं, देना है, देने वाला, देने से अल्लाह बढ़ाते हैं, देने से मुझे आपको फ़ायदा होता है, देने से मेरे आपके माल की हिफाजत होती है, मेरा आपका माल पाक होता है, मेरा आपका दिल साफ़ हो जाता है, पाक हो जाता है। तो इसलिए देने वाले बनना है इंशाअल्लाह। अब आ जाते हैं थोड़ा सा ज़कात के मसाइल के ऊपर। अभी जो ज़कात के मसाइल का हिस्सा है, इसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। सबसे पहले तो आप ज़कात किस पे फ़र्ज़ है, कुछ शराइत हैं। उसके बाद फिर ज़कात किन चीज़ों के ऊपर होती है, उसके बाद फिर निसाब ज़कात के ऊपर है, और फिर उसके बाद कुछ कंपनीज़ वग़ैरह की ज़कात के निकालने की सूरतें क्या होती हैं, और उसमें मज़ीद ये है कि कुछ कर्ज़ के मसाइल हैं या कुछ और चीज़ों के जो मसाइल हैं, उनका भी ज़िम्नन पे वहाँ पे ज़िक्र आ जाएगा। अब ज़कात किस शख्स के ऊपर फ़र्ज़ है, तो कुल ये 5 शराइत हैं। ये 5 ज़कात के फ़र्ज़ होने के लिए 5 शराइत हैं। नंबर 1, आक़िल होना। आक़िल से मुराद क्या है कि ज़ाहिर है जो मजनून होता है ना, मजनून शरई अहकामात का पाबंद नहीं होता, शरई अहकाम का पाबंद नहीं है, यानी उसके पास अक़ल नहीं है, बेवकूफ़ है, पागल है, सही गलत की तमीज़ उसको नहीं है, उसके ऊपर शरई अहकामात भी नहीं होते। नंबर 2, बालिग़ हो। नाबालिग़ बच्चा, अगर उसके पास पैसे आ जाएँ, बाज़ औक़ात नाबालिग़ बच्चों के पास विरासत में पैसे आ जाते हैं, वालिद साहब का इंतकाल हो गया, अब यतीम बच्चा, छोटा बच्चा है, लेकिन वालिद से उसके पास प्रॉपर्टी और चीज़ें मुंतकिल हो गई, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं होती, नाबालिग़ पे ज़कात नहीं है। और मुसलमान होना, ये तो सबसे पहली शर्त है। ज़ाहिर है जो मुसलमान नहीं वो क्यों ज़कात देगा। आज़ाद होना, पहले ज़माने में ग़ुलाम भी हुआ करते थे, तो उस ज़माने में शर्त थी कि आज़ाद होना ज़रूरी। आजकल ग़ुलाम है ही नहीं, तो ये लिखने में तो शर्त मौजूद है, लेकिन हकीकतन खारिज में इसका कोई वजूद नहीं। नंबर 5, ये बड़ी मज़े की शर्त है, साहिब निसाब होना। अब साहिब निसाब क्या होता है, अब सारी की सारी बहस इसी के ऊपर है, जो सीखने सिखाने की बात है यहाँ पे। निसाब है क्या, निसाब है क्या? निसाब अमवाल ज़कात, निसाब ज़कात, शराइत ज़कात, मसारिफ़ ज़कात। ठीक, अमवाल ज़कात के ऊपर आ जाएं। अमवाल ज़कात क्या है? कुल सिर्फ 4 चीज़ों के ऊपर ज़कात आती है, 5वीं किसी चीज़ पे ज़कात नहीं आती। सिर्फ 4 चीज़ों पे ज़कात आती, 5वीं किसी चीज़ पे ज़कात नहीं आती। सोना, चांदी, नकदी और माल तिजारत। ये 4 चीज़ें, ये 4 चीज़ें आप उंगली पे गिन सकते, बल्कि साथ साथ कह लें, सोना, चांदी, नकदी और माल तिजारत। ये जहन में रख लें, इन 4 चीज़ों पे ज़कात आती है, 5वीं किसी चीज़ पे ज़कात नहीं आती। अगर यही बात आपके जहन में आ जाए ना, तो आपके आधे से ज़्यादा मसाइल वैसे ही हल हो जाते हैं। आप सोचते हैं इस पे ज़कात है नहीं, इस पे है नहीं, इस पे है नहीं, इस पे भाई 4 चीज़ों के ऊपर है, सोने के ऊपर है, चांदी के ऊपर है, नकदी के ऊपर है, माल तिजारत। इन 4 चीज़ों पे ज़कात आती। अब ज़ाहिर इसकी तफसील आ गया ना कि अमवाल ज़कात कौन कौन से, किस तरह हैं। सोना जो है ना, सोना सबसे पहले, सोना ये किसी भी शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में, ये हर हालत के अंदर एक लीगल टेंडर है। हर हालत के अंदर ये एक मोड ऑफ एक्सचेंज जिसे हम कहते हैं ना, कि जो करेंसी की तरह इस्तेमाल होने वाली, सोना और चांदी दोनों हर हाल में ऐसे ही हैं। इसलिए आपके पास सोने का जेवर हो, आपके ऊपर ज़कात आएगी। आपके पास सोने के जो बिस्किट बनाए होते हैं, छोटी छोटी ईंटें बनाई होती हैं, वो हों, आप पे ज़कात आएगी। पहले ज़माने में दिरहम वगैरह, दिनार हुआ करते थे सोने के, दिरहम तो चांदी का होता था, दिनार है, उस पर ज़कात आएगी। शादी बाज़ औक़ात ना, ये जो हिंदुस्तानी घराने हैं, वहाँ पे बाज़ औक़ात शादी के ऊपर वैसे अभी भी रिवाज के तौर पे सिक्के दिए जाते हैं, वो सब चीज़ें उसके अंदर हैं, वो सब के सब सोने ही कहलाएगा और सब के सब काबिल ज़कात चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें खालिस सोना हो या मिलावट वाला हो, दोनों के ऊपर ज़कात आएगी। क्योंकि आप जाते हैं ना मार्केट में, कोई 24 कैरेट का सबसे खालिस सोना होता है, कोई 22 का होगा, कोई 21 का होगा, कोई 17, इस तरह मुख्तलिफ कैरेट्स होते हैं। वो बुनियादी तौर पर उसकी जो मिलावट होती है उसका हिसाब होता है, मयार होता है।
सोना चाहे मिलावट वाला हो, सोना बर्तनों की शक्ल में है, सोना पहनने वाला इस्तेमाल का जेवर, सब के ऊपर ज़कात है, सब ज़कात काबिल ज़कात माल में है, नंबर एक। और चांदी बिल्कुल सोने की तरह किसी भी शक्ल में हो, डली हो, ईंट हो, जेवर हो, बर्तन हो, सिक्के हो, इस्तेमाल में हो या ना हो, खालिस हो, मिलावट वाला हो, आपके घर में बर्तन पड़े हुए, प्लेटें पड़ी हुई चांदी की बिलफर्ज, उसके वो भी क्या है, वो भी काबिल ज़कात माल है। नंबर तीन, नकदी, कैश जिसे हम कहते हैं, कैश के ऊपर भी हर हालत में ज़कात है। कैश की मुख्तलिफ सूरतें क्या हैं? असल में जब नकदी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, आम तौर पे हमारे जहन में सिर्फ ये आता है, नकदी से मुराद है जो मेरे बटवे के अंदर पैसे पड़े बस वो नकदी, या मैंने कोई अलमारी में कोई दराज में के पैसे रखे हुए तो बस वो नकदी है। नहीं नहीं, नकदी का मफहूम बहुत वसी है, नकदी का मफहूम वसी है, इतना तंग नहीं है। नकदी के अंदर जो आपके पास अभी पैसे हैं, या जो आपके पैसे आने वाले हैं, या जो आपने पैसे किसी को आपके अकाउंट के अंदर पड़े हुए हैं, या वो पैसे आपने कमेटी में आगे दिए हुए हैं, यानी मुख्त सूरतें, उसमें तफसील है, तफसील ज़्यादा है उसके अंदर, लेकिन इन सब सूरतों के ऊपर ज़कात आएगी। आपने किसी को अमानत दी हुई है, आपने किसी को कर्जा दिया हुआ है, आपकी दुकान है, दुकान में आपने माल बेच दिया किसी को, माल बेचने के बाद उसके एवज आपके पास पैसे आने हैं, अभी उधार के ऊपर आपने माल बेचा हुआ है, अब वो जो आने वाला पैसा वो भी आपकी कैश है, ये सारी की सारी आपकी कैश है। इस कैश, ये कैश भी ज़कात, काबिल ज़कात माल है। आगे थोड़ी सी तफसील आ जाएगी कर्ज से क्या मुराद है वगैरह, लेकिन इतनी बात जहन में रखें, चाहे जो मौजूदा कैश है, चाहे जो आने वाली कैश है, अब उसमें आगे तफसील है, मैं जैसे अर्ज कर रहा हूँ आगे तफसील है, कुछ आ जाएगी उसमें। आने वाली कैश आपके बैंक अकाउंट के पैसे हैं, या इसी तरह, बल्कि यूँ समझ लें कि आपने अगर कोई बॉन्ड्स वगैरह भी लिए में, बाज़ को लोगों ने बॉन्ड लिए होते हैं, वो अलग बहस है कि बॉन्ड के ऊपर जो नफ़ा मिलता है वो जायज़ है या नाजायज़ है, वो तो अलग मसला है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। लेकिन आपने बॉन्ड लिया हुआ है, आपने कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है, कोई बचत सर्टिफिकेट लिया, कोई डिफेंस सर्टिफिकेट लिया हुआ है, कुछ भी, वो सब का सब आपकी कैश है, वो सारी आपकी कैश है, वो सब उसके अंदर आ जाता है, ठीक, वो सारा का सारा काबिल ज़कात माल है। सामान तिजारत, ये एक समझने कीजिए, सामान तिजारत किससे कहते हैं। अब सामान तिजारत से बाज़ औक़ात ये समझते हैं लोग कि, बल्कि यूँ समझ लें कि हर वो चीज़, पहले उसकी तारीफ़ समझ लें, हर वो चीज़ जिसको आपने ख़रीदा ही बेचने की नीयत से था और अभी तक आपकी बेचने की नीयत भी बाकी है, इसको हम शरई इस्तिलाह में कहते हैं ये आपका सामान तिजारत है, ये आपका बिजनेस एसेट है, कि जिसको आपने ख़रीदा ही बेचने की नीयत से था और अभी तक बेचने की नीयत बरकरार है। ये दो बातें बड़ी जहन में रखने वाली हैं, ख़रीदा ही बेचने की नीयत से था। अब मिसाल के तौर पे मेरा ही मोबाइल है, मेरा ही लैपटॉप है, इसको हो सकता है कल को मैं बेच दूंगा, मेरे इस्तेमाल की गाड़ी है, कल को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बेच दूंगा उसको। मैं जिस घर में रहता हूँ लाजमी तो नहीं मैं हमेशा ऐसे में रहूँगा, कभी उसको बेच भी दूंगा, लेकिन ये माल तिजारत नहीं है। इसलिए माल तिजारत नहीं क्योंकि मैंने इसको ख़रीदते हुए बेचने की नीयत नहीं की थी, मैं तो रहने की नीयत की थी इसमें, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो बेच भी देंगे कभी। लेकिन मेरी दुकान के ऊपर जो स्टॉक पड़ा हुआ है, मेरा करियाना स्टोर है, उसमें बिस्किट के डब्बे पड़े, उसमें चिप्स के पैकेट पड़े हैं, वो भी मैंने खरीदे हैं, लेकिन वो मैंने खरीदे ही बेचने की नीयत से हैं, इसलिए वो माल तिजारत है। मसलन किसी बंदे की लैपटॉप की दुकान है, उसके लैपटॉप सारे के सारे माल तिजारत होगा। किसी की मोबाइल फ़ोन की दुकान है, अब उसने जितने भी मोबाइल रखे हैं दुकान के ऊपर सारे बेचने के लिए रखे हुए हैं, उसके लिए वो सारे माल तिजारत होंगे। अब इसी तरह एक बंदा जो है जिसका काम ही क्या है कि वो ज़मीन खरीदता है बेचता है, प्लॉट खरीदता है बेचता है, और वो उसने प्लॉट ख़रीदा ही बेचने की नीयत से है, तो उसका माल तिजारत है। वैसे मेरी इस्तेमाल की गाड़ी तो माल तिजारत नहीं है। अब माल तिजारत जब नहीं है, लेकिन जिस बंदे का शोरूम है उसके शोरूम की सारी गाड़ियाँ माल तिजारत हैं, ठीक। तो इसलिए माल तिजारत में ये समझना ज़रूरी, जिसको आपने ख़रीदा भी बेचने की नीयत से था और अभी तक बेचने की नीयत बाकी है। मसलन मैंने एक गाड़ी ख़रीदी थी बेचने की नीयत से, लेकिन जब मैंने उसको इस्तेमाल की तो मुझे लगा यार ये गाड़ी अच्छी है, इसको रख ही लेते हैं, इसको बेचते नहीं। अब मैंने नीयत कर दी यार बेचनी नहीं, मैंने रखनी है, ये माल तिजारत नहीं रहा क्योंकि अब तक नीयत बेचने की बाकी नहीं है। अच्छा, मिसाल के तौर पे गाड़ी ली अपने लिए थी, लेकिन लेने के बाद ही लगा यार ये गाड़ी मुझे इतनी मज़े की नहीं लगी, वो दूसरी एक अच्छी ऑप्शन है तो मैं ये गाड़ी बेच के वो लूँगा, तो भी ये माल तिजारत नहीं है क्योंकि ख़रीदते हुए बेचने की नीयत नहीं थी। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, ख़रीदते हुए बेचने की नीयत होना और अभी तक बेचने की नीयत बाकी रहना, इसको हम क्या है, ये आपका माल तिजारत कहलाएगा। ये तो पहली बात हमारी पूरी होगी ना। अम्वाल ज़कात एक दफ़ा दोबारा दोहरा लें, 4 चीज़ों पे ज़कात आती। कौन सी 4 चीज़ें? सोना, चांदी, नकदी और माल तिजारत, बस 4 चीज़ें, कोई 5वीं चीज़ नहीं है। अब आ जाए निसाब ज़कात। निसाब ज़कात, जब निसाब ज़कात की हम बात कर रहे हैं ना, तो चीज़ें तो वो 4 हैं और एक 5वीं एक और चीज़ है। 4 चीज़ें वही वाली, सोना, चांदी, नकदी
और माल तिजारत। ठीक, साथ साथ अब मिकदार भी यहाँ पे लिख दी ना, 7.5 तोले सोना, 7.5 तोले सोना 84.87 ग्राम बन जाता है। या चांदी की जब हम बात कर रहे हैं तो 52.5 तोला चांदी तो 612.35 ग्राम बन जाता है। ठीक, बाकी वही नकदी और माल तिजारत, वो 4 चीज़ें हो गई। ठीक, जब हम निसाब ज़कात की बात करें ना, इसमें हम 5 चीज़ों को देखते हैं। यानी निसाब ज़कात का मतलब क्या है कि इस बंदे के पास इतना पैसा है कि इसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, और इस बंदे के पास इतना पैसा है कि इसके ऊपर ज़कात तो फ़र्ज़ नहीं है लेकिन ये ज़कात ले भी नहीं सकता, और ये बंदा जो है ये ज़कात लेने का मुस्तहिक है। ये जब आप ये अब कैसे तय करते हैं, इसके लिए हम निसाब को देखते हैं। वो जो हमने शुरू में पढ़ा था ना वहाँ पे कि साहिब निसाब हो, वो जो शराइत थी, वो जो शुरू की शराइत थी, उसमें एक साहिब निसाब वो भी था। तो उनमें से साहिब निसाब, अब साहिब निसाब कौन है, इसमें सिर्फ 5 चीज़ों को देख रहे होते हैं। अब ये 4 चीज़ें तो वही है ना, सोना चांदी नकदी माल तिजारत। 5वीं चीज़ जिसे हम कहते हैं वो है हाजत असली, बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स वो क्या, हाजत असलिया किसे कहते हैं? आपके आम इस्तेमाल की चीज़ें, यानी वो सोना भी नहीं है, वो चांदी भी नहीं है, वो नकदी भी नहीं है, वो माल तिजारत भी नहीं है। इन 4 चीज़ों के अलावा आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो साल भर आपके इस्तेमाल में आती रहती हैं। मिसाल के तौर पे घर का आपका फर्नीचर है, आपके रहने का घर है, आपके इस्तेमाल की गाड़ी है, और आपके इस्तेमाल का मोटरसाइकिल है, मेरा ये लैपटॉप है, मेरा ये मोबाइल फ़ोन है, मेरे पहनने के कपड़े हैं। ये सारी चीज़ें मेरी हाजत असली हैं, इनको मैं इस्तेमाल करता हूँ। मेरे घर में बर्तन रखे हैं बहुत सारे जिनमें हम खाना खाते हैं, कभी मेहमान आते हैं तो हम वो दूसरे बर्तन निकाल के ले आते हैं, तो वो सारी की सारी हाजत असलिया क्या। लेकिन जो साल भर इस्तेमाल होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? हाजत असलिया। हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जो ना सोना है, ना चांदी है, ना माल तिजारत है, ना नकदी है, और ना ही हाजत असली है। ऐसी चीज़ें भी होती हैं हमारे पास, यानी ऐसी चीज़ें जो साल भर इस्तेमाल ही नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक हमारे खाने के बर्तन होते हैं और एक हमारे घरों में दिखाने के बर्तन होते हैं। ठीक, खाने के बर्तनों में तो हम खाना खाते हैं, मेहमान आते हैं निकाल लेते हैं। कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जो पूरा साल कभी नहीं निकलते, ख़ास तौर पे जिन घरों में बहुएं होती हैं और सास होती हैं, तो वहाँ पे हर डिनर सेट आके जीनत बन जाता है, या मचान की जीनत बनता है, या फिर जो आपकी मेहमान खाने की अलमारी होती है उसकी जीनत बनता है। वो पूरा साल नहीं निकलते, कभी निकालते ही कोई नहीं उसको। अच्छा, एक हमारे यहाँ क्या रिवाज है, अभी तक बहुत सारे घरों में रिवाज है कि वो ख़वातीन की जब शादियाँ होती हैं बच्चियों की, तो उनको ना वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने वाले बड़े बड़े पतीले दिए जाते हैं, बड़े बड़े। अब वो सारी ज़िंदगी इस्तेमाल ही कभी नहीं होते ना, उसमें वो घर का खाना आजकल पकाने का मसला बना होता है, तो बड़े पतीले में कौन खाना बनाएगा, वो पड़े रहते हैं ऊपर, कभी इस्तेमाल ही नहीं होते। अब ये सारी की सारी ज़ायदा ज़रूरत चीज़ें। आपके पास हुआ ये था कि आपने 2-3 प्लॉट ख़रीद लिए थे। अच्छा, ख़रीदते हुए आपकी बेचने की नीयत नहीं थी, आपने आगे इंशाल्लाह प्लॉट के बारे में तफसील भी आ जाएगी, बेचने की नीयत आपकी नहीं थी उनकी, लेकिन रहते आप एक ही घर में, तो बाकी 3 तो ज़ायदा ज़रूरत है, वो तो किसी आपके काम नहीं आ रहे, तो ज़ायदा ज़रूरत चीज़ें शुमार होंगी। तो यानी एक होती हाजत असलिया। हाजत असलिया क्या? वो चीज़ें जो साल भर आप इस्तेमाल करते हैं। शादी के कपड़े जो आमतौर पर मस्तूरात शादी के जोड़े बनाती हैं, जो दुल्हन के कपड़े होते हैं या दूल्हा के कपड़े होते हैं, वो कढ़ाई वाली शेरवानी वगैरह, वो शादी के बाद कब किसी ने पहननी है, ना वो पहने जाते हैं, ना वो पूरे आते हैं, ना कोई पहन के जा सकता है। अब अगर वो अलमारी में लटके हैं, पूरा सा लटके रहते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरत है, वो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है। इसी तरह बाज़ हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं घरों में जिसका अक्सर इस्तेमाल गुनाह के कामों में हो रहा है। मसलन घर में टीवी रखा हुआ है और वो टीवी के ऊपर दिन भर हमें पता ही क्या वाहियाती चल रही होती हैं घरों में, इसीलिए इस्तेमाल हो रहा है आमतौर पर। तो जहाँ पे इसलिए इस्तेमाल हो रहा है तो ये ज़्यादा ज़रूरत चीज़ होगी, गुनाह की चीज़ तो ज़रूरत की चीज़ नहीं है। उस आलात मौसीकी घर पर रखे हुए हैं, किसी ने गिटार मिटार रखा हुआ है, अल्लाह माफ़ कर ले, हिफाजत फरमाए, बहरहाल किसी ने रखा हुआ, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत होंगी, ये ज़रूरत की चीज़ें नहीं है। हाँ, हिफाजती, अपनी हिफाजत के लिए अब असलहा रखा हुआ है घर में। अब वो अगर आपने एक पिस्तौल रखी हुई है, अब साल अल्लाह ना करे इस्तेमाल की ज़रूरत पड़े कभी, वो साल साल पड़ी रहेगी, लेकिन वो ज़रूरत की चीज़ है, वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, वो ज़रूरत की चीज़ शुमार होगी। ख़वातीन ने मेकअप का सामान रखा है अपना, वो ज़रूरत की चीज़ है, वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए मैंने अर्ज़ किया ना, जो चीज़ आप साल भर इस्तेमाल करते हैं, गर्मी के कपड़े करते हैं, सर्दी के कपड़े करते हैं, आपके घरों के बिस्तर होते हैं, मशीनें हैं, फर्नीचर हैं, आपके घर के अंदर फ्रिज लगा हुआ है, और सारी चीज़ें, सब की चीज़ें क्या हैं? आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। अब ये 4 चीज़ें हैं, सोना पता लग गया हमें, चांदी पता लग गई, नकदी पता लग गई, माल तिजारत पता लग गई है, और जो हाजत असली है, ज़रूरी चीज़ें क्या हैं और ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें हैं, यह हमें समझ में आ गया। अब इस चीज़ को समझने के बाद अगला मरहला है 3 तबक़ात को समझना है। सबसे पहला तबका वो है कि जो ज़कात देगा, जो ज़कात देगा,
दूसरा तबका वो है कि जो ज़कात देगा तो नहीं, उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है देना, लेकिन वो ले भी नहीं सकता। और तीसरा तबका वो होगा कि जो ज़कात देगा भी नहीं और मुस्तहिक़ ज़कात भी होगा, वो ले भी सकता है ज़कात। पहला तबका ज़कात देने वाला होगा, दूसरा तबका जो देगा तो नहीं लेकिन ले भी नहीं सकता, तीसरा तबका वो होगा कि जो ज़कात लेने का मुस्तहिक़ है, जो ज़कात लेने का मुस्तहिक़ है। ठीक, अब ये एक नक्शा देख लें निसाब बराए ज़कात के बारे में। सोने के बारे में जो निसाब है वो 7.5 तोले सोने का है। यानी अगर किसी के पास सिर्फ सोना और कुछ नहीं है तो हम उसको कहेंगे कि भाई 7.5 तोले अगर आपके पास है, शराइत के साथ आगे आ जाएंगी, तो आपके ऊपर ज़कात होगी। लेकिन आमतौर पर प्रैक्टिकल नहीं, ऐसा होता नहीं है। आमतौर पे सोने के साथ आपके पास कोई कैश वगैरह हमेशा होती है। ठीक, किसी के पास सिर्फ चांदी है तो हम उसको कहेंगे भाई 52.5 तोला चांदी आपका निसाब है, और इसके साथ आप अगर इतनी आपके पास है तो आपके ऊपर ज़कात होगी। लेकिन अगर किसी के पास कॉम्पोजिट है, मिक्स्ड माल है, कुछ सोना पड़ा है, कुछ चांदी पड़ी है, कुछ नकदी पड़ी है, कुछ माल तिजारत पड़ा हुआ है, तो हम उससे कहेंगे भाई अब आपका निसाब 52.5 तोला चांदी है, आपका निसाब 52.5 तोला चांदी है। लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि नहीं यहाँ पे 7.5 तोला सोना को आप मयार क्यों नहीं बनाते? तो बात ये, ज़कात का जो असल हिकमत है, ज़कात क्यों फ़र्ज़ है? गरीब के फ़ायदे के लिए, गरीब को फ़ायदा पहुँचे। तो जितनी ज़कात देने वाले लोग ज़्यादा होंगे गरीब को उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, और जितने ज़कात देने वाले कम होंगे गरीब को फ़ायदा कम होगा। तो जो चीज़ ज़कात की मशरूइयत, ज़कात क्यों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज़ की, उसके साथ ज़्यादा मेल खाती है, हम उस निसाब को मुकर्रर कर लेते हैं। इसलिए हम 52.5 तोले चांदी को निसाब मुकर्रर कर लेते हैं। तो 52.5 तोले चांदी की आजकल की कीमत मेरे अंदाजे के मुताबिक, जब भी आपने ज़कात देनी होगी तो लाजमी पता कर लीजिएगा, शायद उसकी कीमत आजकल को 1,70,000 1,75,000 के लगभग है, वल्लाहु आलम, ये कोई पक्की नहीं है, तकरीबन इसी के लगभग है जो आखिरी इत्तला हमारी थी। तो निसाब तो आमतौर यानी 7.5 तोले सोना है, अगर सिर्फ सोना है आपके पास और कुछ नहीं है। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, या सिर्फ चांदी है तो 52.5 तोले चांदी, लेकिन ऐसा भी आपके पास आमतौर पर होता नहीं है। हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ पैसे उसके साथ होते ही हैं। तो जाहिर है फिर आपको आपका निसाब 52.5 तोला चांदी बन जाएगा। अब पहला तबका, ये वो वाला तबका है जिसके ज़िम्मे ज़कात देना फ़र्ज़ है, जिसने ज़कात देनी है। हमने देखा उसका पास सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत, इन 4 चीज़ों की जो मालियत थी वो 52.5 तोला चांदी की कीमत से ऊपर निकल गई, यानी 1,76,000 से ज़्यादा है। इसकी कुल मिकदार 1,76,000 से ज़्यादा बनती है। इसका मतलब ये बंदा साहिब निसाब है, इसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो सकती है। अभी नहीं है, फ़र्ज़ हो सकती है। हो सकती मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ज़कात के ऊपर तो साल गुजरना भी ज़रूरी है ना। अब हुआ ये कि आज की तारीख में किसी के पास इतने पैसे आ गए, अब अभी तो ज़कात फ़ौरन उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं होगी, ज़कात फ़र्ज़ होगी अगले साल जब यही वाली तारीख आ जाएगी। आज क्या तारीख है रजब की? आज नहीं, इस्लामी साल। ये तो अच्छा कि उन्होंने कह दिया 17 फरवरी। ज़कात के अंदर इस्लामी साल का एतबार होता है, और इस्लामी साल के एतबार का मतलब है कि हर साल 10 दिन कम होते होते 20-30 साल में 1 साल की ज़कात गोल हो जाएगी आपकी, अगर आप शमसी एतबार से देते रहे। इसलिए आज 18 शाबान है, आज 18 शाबान को किसी बंदे के पास 2 लाख रुपए आ गए, अभी बंदा साहिब निसाब हो गया। अब अगले साल 18 शाबान को देखना है कि इसके पास जो पैसे हैं वो 1,76,000, उस वक्त जो भी 52.5 तोला चांदी की कीमत बन फर्ज करना उस वक्त भी 1,76,000 ही है, तो क्या वो 1,76,000 से ज़्यादा है या कम है? अगर ज़्यादा है तो ये बंदा साहिब निसाब है, इसके ऊपर ज़कात देना वाजिब है, फ़र्ज़ है, इसको ज़कात देने पड़ेगी। 2.5% अपने कुल सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत, इसका जो भी टोटल सम बनता है, जो भी कुल रकम बनती है, उसका 2.5% इसको ज़कात में देना पड़ेगा। ठीक, मैं आपको मिसाल दी, जैसे किसी के पास 2 लाख रुपए है तो 2 लाख रुपए का 2.5% कितना बनेगा? 5,000 रुपए। ठीक, 5,000 रुपए इसको ज़कात देनी पड़ेगी साल में एक दफ़ा बस। ये तो पहला तबका हो गया। पहला तबका क्या है? सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत। हमने सिर्फ इन 4 चीज़ों को लिया था और इन 4 चीज़ों की कुल मिकदार 52.5 तोला चांदी की कीमत से आगे निकल गई। साल गुजर गया, अगले साल जब वही वाली 18 शाबान आई, उसी तारीख को हमने देखा तो पैसे उससे ऊपर थे, इसके ऊपर ज़कात देना फ़र्ज़ होगा। दूसरा तबका कौन सा है? दूसरा तबका है जिन पर ज़कात फ़र्ज़ तो नहीं है लेकिन ये लेने के भी अहल नहीं है, ये ज़कात ले भी नहीं सकते, ये ज़कात ले भी नहीं सकते। ये कौन सा तबका है? हमने देखा सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत, हमने इन चारों चीज़ों का कुल रकम निकाली, वो 1,76,000 से कम थी। सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत, हमने इन 4 चीज़ों को देखा, सोना, चांदी, ये 1,76,000, यानी 1,76,000 असल में क्या है? ये 52.5 तोला चांदी की कीमत है।
बार बार इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि कोई 1,76,000 को मैार ना बना ले। 52.5 तोले चांदी की कीमत है, 1,76,000 से कम थी, तो इसका मतलब ये ज़कात तो नहीं दे सकता। फिर हमने देखा कि यार क्या आपके पास कोई ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें भी हैं जो साल भर आपके इस्तेमाल में नहीं होती। जैसे मैंने पहले अर्ज किया ना, शादी के कपड़े पड़े हुए हैं, ऐसी फालतू चीज़ें पड़ी जो साल भर इस्तेमाल होती ही नहीं है। तो हाँ वो तो कुछ हैं, तो भाई उसकी कीमत भी लगाओ। फिर जब उसकी कीमत हमने लगाई साथ, अब ये 52.5 तोले चांदी की कीमत से आगे निकल गया। यानी यूं समझ लें कि इसके पास 1,50,000 रुपए का सोना था, चांदी थी, नकदी थी और माल तिजारत था, कुल 1,50,000। फिर हमने इसके बाद देखा जरूरत से जायद चीजें इसके पास 30,000 रुपए की थी, तो कुल रकम कितनी बन गई? 1,50 और 30,000 1,80,000। तो 1,80,000 तो 1,76,000 से ऊपर निकल गया। अब ये बंदा ज़कात ले नहीं सकता। इसके ऊपर देना तो फर्ज नहीं है, लेकिन लेने का भी अहल नहीं। ये दूसरा तबका है, ये दूसरा तबका है। यानी 4 चीज़ों की कुल रकम तो 52.5 तोले चांदी पे नहीं पहुंच रही थी, लेकिन जब 5वीं चीज़ ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें, मैं दोबारा एक दफ़ा अर्ज़ कर देता हूँ कि बाज़ इसमें गलत फहमी होती है। आपका रहने का घर आपकी ज़रूरत है, आपकी गाड़ी आपकी ज़रूरत है, आपके कपड़े आपकी ज़रूरत है, घर का फर्नीचर आपकी ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आपकी ज़रूरत। आपको मोबाइल, लैपटॉप, मोटरसाइकिल, ये सब आपकी ज़रूरत हैं। यानी बिलफर्ज अगर किसी बंदे के पास ये चीज़ें हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्तहिक ज़कात नहीं हो सकता, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। ठीक, तो इस बंदे के ऊपर जब ये 5 चीज़ें, ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें भी हमने साथ मिला ली, अब ये उस क्राइटेरिया से आगे निकल गया, तो हम कहेंगे आप ज़कात लेने के अहल नहीं है। ठीक, अब आ जाए फ़ुक़रा मसाकीन, जो तीसरा तबका जो असल मुस्तहिकीन ज़कात हैं। वो क्या है कि हमने सोना भी देख लिया, चांदी भी देख ली, नकदी भी देख ली, माल तिजारत भी देख ली और ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें भी देख ली। इन 5 चीज़ों को हमने जमा कर लिया। अब भी उस बेचारे की जो कुल रकम थी वो 52.5 तोले चांदी को नहीं पहुंच रही, अभी भी नहीं पहुंच रही। अब हम इसको कहेंगे बिना आप मुस्तहिक ज़कात, आप ज़कात ले सकते हैं। अब मैं दोबारा अर्ज़ करूँ, एक बंदा है, उसके पास गाड़ी भी है या मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल भी है उसके पास, और उसके पास एक घर भी है जिसमें वो रहता है, और घर में फ्रिज भी है, माइक्रोवेव भी है, उसमें बेड भी लगा हुआ है, सारी चीज़ें हैं उसके पास। लेकिन उसके पास ज़रूरत से ज़ायद, सारी उसकी ज़रूरत की चीज़ें, ज़ायद चीज़ है ही कोई नहीं उसके पास। और बेचारा बिल्कुल सफ़ेद पोश आदमी है, उसके पास जो पैसे आए थे वो 15 महीने की 15 तारीख को तनख्वाह उसकी पूरी हो जाती है, बाकी 15 दिन उसके पास कुछ बचता नहीं है। ये बंदा मुस्तहिक ज़कात होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। हालांकि घर है इसके पास, हालांकि गाड़ी है इसके, हालांकि मोटरसाइकिल है इसके पास, लेकिन हमने जब कहा सोना है, नहीं है जी, या अगर है थोड़ा सा है, नकदी है थोड़ी सी है, माल तिजारत है थोड़ी सी है, हम चांदी है बहुत थोड़ा है, ज़रूरत से ज़ायद कोई चीज़ें, कोई भी चीज़ नहीं है इसके पास। हमने कुल इसकी जब रकम निकाली तो 52.5 तोले चांदी से कम बनती थी, हम कहेंगे आप मुस्तहिक ज़कात है। ठीक, तो ये 3 तबकात तो आप हजरात को समझ आ गए होंगे। पहला तबका क्या है? सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत, इन 4 चीज़ों की रकम, वापस चले जाते हैं, सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत, इन 4 चीज़ों की कुल रकम 52.5 तोले चांदी की कीमत से ऊपर जा रही थी। ये साहिब निसाब है, ये अपना अपना जायज़ा खुद ले लें। दूसरा तबका कौन सा है? सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत, ये 4 चीज़ें तो 1,76,000 पे नहीं जा रही थी। हमने 5वीं चीज़ एक और उनसे पूछी कि आपके पास ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें पड़ी हैं? उसने कहा हाँ पड़ी हैं। हमने उनकी कीमत लगाई तो 52.5 तोला चांदी, यहाँ पे हमने 1,76,000 लिखा हुआ है, उससे ऊपर निकल गई। तो हमने कहा कि आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज तो नहीं है, क्योंकि फ़र्ज तो सिर्फ 4 चीज़ों के ऊपर होती है। हमने 5वीं चीज़ भी जमा कर दी है साथ, लेकिन अब लेने की भी अहल नहीं है। फिर तीसरे तबके के ऊपर हम चले गए, जो लेने, हमने कहा सोना भी, उसके बाद चांदी, नकदी, माल तिजारत और ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें, सब चीज़ें हमने मिला ली, फिर भी उस निसाब को नहीं पहुँचता, हम कहेंगे आप मुस्तहिक ज़कात है। यहाँ तक की बात वाज़ेह होगी। अब ये निसाब ज़कात था पूरा का पूरा, ये सारा का सारा निसाब ज़कात था। अच्छा, एक बात इसमें ना पीछे रह गई, या तो उसको अभी जिक्र कर लिया जाए या आगे जाके जिक्र कर लेंगे, ये ऐसा करना आगे जिक्र कर लेंगे इंशाल्लाह उसको। वो ना उसमें बुनियादी तौर पर नुक्ता ये कि जब आप माल तिजारत की कीमत लगा रहे होते हैं, इनमें से जिस चीज़ की भी कीमत हम लगाएंगे वो हमेशा मार्केट प्राइस लिखती है, कीमत ख़रीद किसी भी चीज़ की नहीं लगती। यानी हम अगर सोने की कीमत ख़रीद, अच्छा इसमें बड़े मज़े का नुक्ता आपको अर्ज़ कर दूँ, सोने की कीमत ख़रीद 2 होती हैं, कीमत ख़रीद नहीं, माजरत, कीमत फ़रोख्त। किसी भी चीज़ की जो बेचने की कीमत है वो मुख्तलिफ होती है। सुनार को, मेरे पास सोना पड़ा हुआ है मिसाल के तौर पर, सोने की कीमत आजकल 3 लाख रुपए है मेरे पास जी,
कुछ 3 कुछ तोले सोना है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बनती है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बनती है। और ये जब मैं सुनार के पास जाऊंगा, इस 3 साढ़े 3 तोला सोना जो भी मेरे पास है, जब उसको फरोख्त करने के लिए जेवर दूंगा उसको, जी आप ये जेवर खरीद लें, तो वो मुझे 3.5 तोले की कीमत तो कभी भी नहीं देगा, वो तो काट लगाएगा उसमें। 10-15% तो आमतौर पर सुनार आमतौर पर काट ही देते हैं। अब इसका मतलब है मेरी कीमत फरोख्त 10 लाख नहीं है, मेरी कीमत फरोख्त 10 लाख नहीं है, बल्कि मेरी कीमत फरोख्त जो है वो 8,50,000। मेरी कीमत फरोख्त क्या है? 8,50,000। इसलिए जब मैं सोने की ज़कात निकालूंगा तो मैं उसकी क्या कीमत लगाऊंगा? 8,50,000। अच्छा, यहाँ पे कीमत फरोख्त कम हो गई है, ये सारी बातें अच्छी लगती हैं सारों को। अच्छा, लेकिन माल तिजारत के ऊपर आ जाए, जब मेरी दुकान है, दुकान का स्टॉक है, अब दुकान का स्टॉक एक तो मेरी कीमत खरीद थी, मैं तो खरीदता हूँ चीज़ें ज़ाहिर सस्ती खरीदता हूँ, जब बेचने का वक्त आता है तो मैं उसमें प्रॉफिट रख के बेचता हूँ। अब मसला क्या है कि मेरी कीमत खरीद, जो दुकान का पूरा स्टॉक था उसकी कीमत खरीद थी मिसाल के तौर पर 5 लाख रुपए। अब जब मैं बेचता हूँ तो देखता हूँ यार ये कीमत तो 7 लाख रुपए पे जा रही है, ये 5.5 लाख पे जा रही है, 6 लाख पे जा रही है। अब ज़कात किस पे निकलेगी? अब ज़कात ज़्यादा पे निकलेगी। अगर सोने पे कम पे निकली तो यहाँ पे इसलिए कभी कम हो जाती, कभी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, लेकिन सुनार के लिए कीमत फ़रोख्त क्या होगी? सुनार की कीमत फरोख्त सुनार की होगी कि सुनार की तो कीमत, उसकी तो 8,50,000 नहीं है ना कीमत फरोख्त, उसकी तो 10 लाख है, तो वो ज़कात 10 लाख के ऊपर देगा। ठीक, इसलिए ये बात कर ही लेते हैं यहाँ पे कि जब आप कीमत लगाएंगे ना चीज़ों की, अब सामान्य तिजारत की जब मैं कीमत लगाता हूँ ज़कात देने के लिए, ज़कात देने की जब मैं सामान्य तिजारत की कीमत लगाता हूँ, मेरे पास कीमतें मुख्तलिफ होती हैं। एक कीमत क्या होती है जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है रिटेल प्राइस। ठीक, एक हमारे यहाँ होती है होलसेल प्राइस, रिटेल प्राइस भी और होलसेल प्राइस भी है। अब जाहिर सी बात है कि मेरी जो ज़कात है, अगर वो रिटेल प्राइस ज़्यादा होती है, होलसेल प्राइस कम होती है। ठीक, और एक होती है बल्क प्राइस। बल्क प्राइस किसे कहते हैं? रिटेल होता है कि जिस मामला में आप मेरे से कोई लेने आया चीज़, मैंने उसको एक गाहक को बेच दी। होलसेल के लोग होलसेलिंग कर। बल्क प्राइस कहते हैं कि अगर मैं पूरा कारोबार किसी को सारा सामान बेचता हूँ ना तो मैं एक कीमत लगाता हूँ। अब ये 3 किस्म की कीमतें होती हैं। और जब बल्क में बेच रहे होते हैं ना, तो बल्क में स्क्रैप भी होता है, तरह तरह की चीज़ें, इसकी कीमत पर बहुत कम लगती है ना, क्योंकि उसमें लोग आपके साथ बहुत सारी चीज़ें भी खरीद रहे हैं, आपकी अच्छी के साथ बुरी चीज़ भी जा रही होती है, तो लोग कीमत कम लगा रहे होते हैं। तो ये 3 किस्म की कीमतें होती हैं। सबसे अफजल और बेहतर तो ये है कि जो कारोबार आप करते हैं ना, अगर आप रिटेलर हैं तो रिटेल के हिसाब से ज़कात दें, आप होलसेलर हैं आप होलसेल की कीमत लगा के ज़कात दें। सबसे बेहतर और अफजल तो यही है, और ऐसे ही करना चाहिए, ज़कात देने से माल बढ़ता है। लेकिन अगर कोई बंदा इसमें दरमियानी कीमत भी लगा ले, होलसेल कीमत लगा ले, या पूरे बल्क की कीमत लगा दे, तो इसकी भी गुंजाइश है, इसकी कीमत लगाने की भी गुंजाइश बहरहाल मौजूद है। आप चाहें तो होलसेल की भी लगा सकते हैं, या आप चाहें तो बल्क की भी लगा सकते हैं कीमत। तो लेकिन ये बात जहन में रहे कि हर चीज़ की कीमत फ़रोख्त होती है, कीमत ख़रीद ज़कात में कहीं नहीं चलती, हर जगह कीमत फ़रोख्त चलती है। अब एक दफ़ा ये पूरा नक्शा दोबारा देख लें, ये तीनों तबक़ात इसके अंदर आ गए। पहला तबका भी आ गया जो ज़कात देने वाला है, दूसरा तबका भी आ गया जो ज़कात ना देगा ना लेगा, तीसरा तबका वो है जो ज़कात लेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? मुस्तहिक़े ज़कात कहते हैं। ठीक, चलें, ये एक बड़ा अहम नुक्ता है, ये ख़ास तौर पर स्लाइड में डाला गया है। शरीयत मिल्कियतों को मुस्तकिल मिल्कियत मानती है। हर मिल्कियत शरीयत की नज़र में एक अलग मिल्कियत है। मियाँ बीवी एक नहीं होते, बाप बेटा एक नहीं होते, भाई भाई एक नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं। यानी बाप का माल बाप का है, बेटे का माल बेटे का है, शौहर का माल शौहर का है, बीवी का माल बीवी का है। ये ज़कात देने में भी इसका एतबार किया जाता है, ज़कात लेने में भी। मिसाल के तौर पे कोई बंदा है, उसकी बीवी बहुत अमीर है, बीवी के पास सोना भी है, पता नहीं क्या कुछ है, अमीर मालदार औरत है, खुद बेचारा मुस्तहिक़ ज़कात हो सकता है। बीवी के मालदार होने का मतलब शौहर का मालदार होना नहीं है। अच्छा, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, शौहर बहुत मालदार हो, बीवी बेचारी बिल्कुल गरीब मिस्कीन हो। ये भी हो सकता है बेटा बहुत मालदार हो, वालिद साहब गरीब मिस्कीन हो। ये भी हो सकता है कि बाप बहुत मालदार हो, बेटा गरीब मिस्कीन हो। तो आप बेटे को ज़कात दे सकेंगे। अगर बेगम गरीब है और
बीवी गरीब है तो उसकी उस औरत को ज़कात दे सकेंगे। अगर बीवी अमीर शौहर गरीब है तो शौहर को ज़कात दे सकेंगे, क्योंकि हर किसी की मिल्कियत अलग शुमार होती है शरीयत की नज़र में। और बल्कि सिर्फ ये, बल्कि ज़कात देने में भी ऐसा ही है। ऐन मुमकिन है कि बीवी के ऊपर ज़कात बहुत ज़्यादा बनती हो और शौहर बेचारा खुद मुस्तहिक ज़कात हो। ठीक, तो बीवी के ऊपर अपनी ज़कात फ़र्ज़ होगी, बीवी के ऊपर अपनी ज़कात फ़र्ज़ होगी। अगरचे हमारे अमलन ऐसा होता है, कोई कर भी नहीं सकता, देनी पड़ती है सारों को बेगमात की ज़कात भी। ठीक, लेकिन असल में बीवी के ऊपर उसकी ज़कात फ़र्ज़ है, शौहर के ऊपर उसकी ज़कात फ़र्ज़ है। और किसी की ज़कात उसकी इजाज़त के बगैर आप दे भी नहीं सकते। किसी की ज़कात, बाज़ वक़्त ऐसा होता है ना, वालिदैन बुज़ुर्ग होते हैं तो बाज़ का बच्चे उनकी तरफ से ज़कात देते रहते हैं, ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। कम अज़ कम वालिद साहब को इतनी इत्तला दे दें, वालिद साहब आपकी ज़कात, अब्बू जी आपकी ज़कात मैं निकालता रहूँगा, काफ़ी है। इतनी बात कह देना काफ़ी है। वालिद साहब में ठीक है। बेगम साहिबा को कभी कहने में क्या हर्ज है, एहसान जतलाने बंदा कह सकता है वो तुम्हारी इतनी ज़कात मैं देता हूँ, तो ठीक है, इजाज़त हो जाएगी। और इसमें कौन इजाज़त नहीं देगा, यानी ऐसा कुछ कोई करने नहीं मेरी ज़कात नहीं देनी, सारे कहेंगे खुशी से तो अच्छी बात है। तो लेकिन ज़कात इजाज़त से देना ज़रूरी है, इजाज़त से देना ज़रूरी है। तो ये बात ना, मिल्कियतें सारों की अलग अलग हैं, लोग इसको मिक्स कर देते हैं। अगर पूरी कंपनी है जिसमें बाप भी हैं बेटा भी है, सारे शरीक हैं, तो सारों की इत्तला होनी, सबकी एक तरफ दूसरे को इजाज़त होनी चाहिए कि भाई हाँ ये ज़कात निकालते रहेंगे, जो भी निकालते रहे बस हमारी तरफ से इजाज़त है। जैसे एक कारोबार है ना, उसमें 3-4 पार्टनर हैं, उन्होंने कहा यार बस जिसको कोई मुस्तहिक मिले ज़कात देता रहा करें। अब चारों ने एक दूसरे को इजाज़त दे दी तो वो निकालते रहेंगे ज़कात उसमें से, लेकिन बगैर इजाज़त के नहीं हो सकता। सबकी मिल्कियतें अपनी अपनी हैं और ज़कात मिल्कियत के ऊपर आती है। मिसाल के तौर पर ऐसा भी हो सकता है कि एक कारोबार के अंदर 4 दोस्त शरीक हैं, 4 दोस्त एक कारोबार में शरीक हैं, 3 दोस्त बहुत मालदार हैं, चौथा दोस्त उनके साथ शरीक तो है और बराबर का शरीक है, लेकिन दूसरी किसी तरफ से वो इतना मकरूज़ है कि वो उस कर्जे की वजह से उसकी ये जो मिल्कियत है सारी की सारी ख़त्म हो जाती है एक तरह से। तो हम 3 के ऊपर तो ज़कात वाजिब होगी, चौथे के ऊपर नहीं होगी, चौथे के हिस्से के ऊपर भी नहीं आएगी। चारों का एक घर है, घर की कीमत जनाब 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ रुपए का मतलब है कि 25 लाख चारों पार्टनर्स के हैं, लेकिन वो जो एक चौथा पार्टनर है वो 25 लाख यहाँ पे उसकी कीमत तो है, लेकिन वो बेचारा 40 लाख का मकरूज भी है। अब अगर 25 में से आप 40 निकालेंगे वो तो माइनस में चला गया, तो बाकी 3 के ऊपर तो ज़कात आएगी, चौथे के ऊपर ज़कात नहीं आएगी, क्योंकि हर किसी की मिल्कियत अलग अलग है। ये बहुत अहम बात है, इसको जहन में रखना चाहिए, हर किसी की मिल्कियत अलग अलग है। बल्कि तो बेगमात पे एहसान जताने के काम भी आ सकती है, बात बड़ी काम की है। पहले शराइत ज़कात, ज़कात की शराइत, इनमें से कुछ बातें तो मैं पहले जिक्र कर भी चुका हूँ। एक तो पहली बात यह कि ज़कात के लिए ज़रूरी क्या है कि साल का गुजरना, यानी जिस वक्त आप साहिब निसाब बने थे उसके बाद एक पूरा साल गुजरना ज़रूरी है, इस्लामी साल। ठीक, इस्लामी साल, यानी इस्लामी साल का मतलब क्या है कि आज 18 शाबान तो अगले साल 18 शाबान को ज़कात मेरे ऊपर फ़र्ज़ हो जाएगी। लेकिन आम तौर पे हमारे ये मामूल है कि हमारे यहाँ लोगों को इस्लामी साल, आप में से भी अक्सरों को याद नहीं होगा कि कब हम साहिब निसाब बने थे। इस्लामी तारीख तो रमज़ान के अलावा वैसे किसी को याद नहीं होती, बल्कि आप में से आप लोगों की अगर तारीख़ पैदाइश पूछी जाए सबको अपनी शमसी तो याद होगी, कमरी किसी को भी याद नहीं होगी। तो हमारे इसका एतबार, अगर तो आपको याद है फिर तो उसी पे ज़कात देना फ़र्ज़ है आपके ऊपर। अगर बिलफ़र्ज़ आपको याद नहीं है, अब आप सोच, हम कहेंगे भी ज़ोर लगाओ, कोई सोचो, कुछ याद आ जाए तो उसके हिसाब से कोई तारीख़ निकालो। अगर आपका कोई अंदाज़ा बन गया किसी तरफ तो वो वाली तारीख़ तय कर लें। आपको लगा कि यार शायद मेरे पास पैसे जो थे वो 10 मुहर्रम को आए थे, तो 10 मुहर्रम तय कर लें। लेकिन अगर आपको कुछ भी याद नहीं है, ना आपको 10 मुहर्रम याद है, ना आपको 18 शबान याद है, आपको कुछ भी याद नहीं है, आपको पता नहीं यार मुझे कुछ नहीं याद कब से बनी, फिर हम कहेंगे भाई कोई एक तारीख़ तय कर लो। फिर आप चाहे आप यकम रमज़ान तय कर लें, आप 30 रमज़ान तय कर लें, 29 रमज़ान, 30 तो हर साल आएगी, 29 रमज़ान तय कर लें, कोई भी तारीख़ आप तय कर लें तो वो तारीख़ आपकी बन जाएगी। ठीक, तो आप उस तारीख़ को फिर ज़कात निकालना शुरू कर दें। लेकिन उसमें थोड़ी सी एहतियात ये करनी चाहिए कि फिर जितनी ज़कात आपकी बनती है ना, थोड़ी सी उससे ज़्यादा दे दिया करें, क्योंकि इसमें ऐन इस बात का एहतमाल तो है कि पता नहीं ज़कात ज़्यादा बनती होगी, मैंने कम दे रहा हूँ, क्योंकि ज़कात तो एक एक दिन से फ़र्क पड़ जाता है ना। फ़र्ज़ करें आपके पास एक रहायशी घर था, ठीक, आपका ज़कात की तारीख़ बनती है 17 शाबान और रिहायशी घर आपने फॉर सेल लगाया हुआ था। अब अगर तो वो घर जो है वो 12 शाबान को बिक गया तो आपके हाथ में क्या आ गई? कैश। अब कैश के ऊपर तो ज़कात आएगी। इसका मतलब है कि वो जो घर आपने 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ जितने का भी बेचा था वो सारा का सारा कैश की हालत में आ गया और 17 शाबान को तो आप ज़कात देते हैं तो सबके ऊपर ज़कात आ जाएगी। और ये भी हो सकता है कि 12-13 शाबान तक तो आपके पास कैश पड़ी थी,
लेकिन 17 शाबान आने से पहले 16 शाबान को आपने घर का सौदा कर लिया, पेमेंट कर दी और एक घर आपने ले ली रहाइश के लिए, अब उसके ऊपर ज़कात नहीं भी आ सकती। तो एक एक दिन से भी फ़र्क पड़ सकता है ना ज़कात का। इसीलिए अगर आप जब खुद अंदाज़ा लगा के कोई तारीख तय कर रहे हैं तो उसमें फिर ज़कात थोड़ी सी ज़्यादा देनी चाहिए, ताकि एहतियातन ज़्यादा ये कुछ कमी ना आ जाए। आगे लिखा ज़कात बतौर तमलीक मालिक बनाकर दी जाए। अगर किसी को आपने ज़कात देनी है, ज़कात उसको मालिक बनाकर देना ज़रूरी है। मालिक बनाकर देने का मतलब क्या है कि उसको इस तरह दें कि वो उसमें अब आज़ादाना तौर पे खुद अपना तसर्रुफ़ कर सके, यानी अब वो किसी के लिए बाउंड ना हो, इस तरीके से उसको दी जाए। यानी आपने उसको कर्जा दे दिया, यानी कर्जा ज़कात नहीं हो सकता, ठीक। आपने वैसे ही इस्तेमाल के लिए दे दी, इसको लेंडिंग कहा जाता है अंग्रेज़ी के अंदर, उर्दू में हम कहते हैं किसी को आरियतन इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ दे दी, तो भी ज़कात शुमार नहीं हो सकती, वो भी ज़कात के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको उसको मालिक बना के देना ज़रूरी है, ठीक। इसलिए मालिक, इसलिए कर्जा देकर माफ़ करने से ज़कात अदा नहीं होती। आपने किसी को कर्जा दिया, बाद में आपने कहा मैंने माफ़ किया, तो इससे ज़कात अदा नहीं होगी। या तो उससे वसूल करें, फिर उसको वापस बेशक वो पैसे दे दें, या उसको दे के उसने कहा भाई ये ज़कात तुम ले लो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मेरा कर्जा भी अदा कर दो फिर इसी में से, ये तो हो सकता है। यानी एक बंदे का, मेरा ही मकरूज था एक बंदा, उसने मेरे 1 लाख रुपए देना था, लेकिन मुझे पता है कि बेचारा कमज़ोर आदमी, मुस्तहिक़ ज़कात है, तो मैं ये कह दूँ कि अच्छा 1 लाख मैंने माफ़ कर दिए, इससे ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि देते हुए मेरी नीयत ज़कात की नहीं थी। ज़कात के लिए जिस वक्त आप दे रहे हैं, आपकी नीयत ज़कात की होना ज़रूरी है। इसीलिए अब मैं ये तो कर सकता हूँ, उसको पैसे दे दूँ, कहूँ यार ये ज़कात के पैसे ले लो तुम और मेरा कर्जा भी अदा कर दो, वो आपका कर्जा आपको वापस कर देगा, तो ज़कात आपकी अदा हो जाएगी। हाँ, ज़कात देते हुए ज़कात का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। यानी आप किसी को देते हुए ये भी कह सकते हैं यह आपके लिए तोहफ़ा है, या आपके लिए हदिया है, ये मैं आपको इस्तेमाल कर लीजिएगा अपने कामों में। अब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल, क्योंकि बाज़ औक़ात ना ज़कात की वो सराहत करने में अगले बंदे को थोड़ा सा झिझक भी होती है कि यार मुझे ज़कात क्यों कह रहे हो, तो इसलिए ज़कात कहना कोई ज़रूरी नहीं है, आप उसको तोहफ़ा हदिया कुछ भी कहें, लेकिन आपके दिल में ज़कात की नीयत होना ज़रूरी है कि आपके दिल में हो कि यार मैं ऐसे में ज़कात ही दे रहा हूँ। इसी तरह लिखा हुआ दस्तरखान लगाना, जब मैंने अर्ज़ किया ना कि मालिक बनाना, देखिए बड़े बारीक नुक्ते होते हैं जो फ़ुक़हा निकालते हैं। अक्सर लोग क्या कहते हैं रमज़ान में जी दस्तरखान लगा देते हैं ज़कात के पैसों से, ये ज़कात के पैसे दस्तरखान लगाओ जी, गरीब आ रहे हैं खा रहे हैं, मिस्किन आ रहे हैं खा रहे हैं, इससे ज़कात अदा नहीं होगी। देखो बहुत इसमें फ़र्क है। एक फ़र्क क्या है, ज़कात के लिए मालिक बनाकर देना ज़रूरी है। आपके दस्तरखान पे लोग जो आके खाते हैं, इसको शरीयत में इबाहत कहा जाता है। जैसे मेरे घर में मेहमान आते हैं ना, मेहमान आते हैं, मैं दस्तरखान लगाता हूँ, अब मेहमान उसमें से खा रहे होते हैं, मेहमान जितना ज़्यादा खाते हैं मुझे खुशी हो रही होती है, यार मेहमान शौक़ से खा रहे हैं। तो अगर इनको बेशक कुर्सी दे दें, मेरे ख्याल से बैठना मुश्किल हो रहा है, तो अगर तो उसको उसमें मसला है, वो आपको मेहमान ज़्यादा खाने से आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर वही मेहमान रोटी शोटी उठा के जेब में डालना शुरू कर दे, तो बंदा कहता है यार ये तो बड़ी अजीब सी हरकत है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए कम से कम। क्योंकि आप दस्तरखान के ऊपर खाने की इजाज़त उसको पूरी दे रहे हैं, लेकिन आप उसको ले जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। इसको हम कहते हैं इबाहत, कि आप जो चाहते हो ले जाओ, जो चाहते हो खा लो यहाँ से, लेकिन ले जा नहीं सकते। तो इसका मतलब आपने खाने का मालिक नहीं बनाया किसी को। इसलिए अगर आप दस्तरखान लगाते हैं ना, दस्तरखान के ऊपर आपने खाना चुन दिया और कहा कि आओ जी खा लो, तो आपने इबाहत की है, मालिक नहीं बनाया। हाँ, अगर आप ज़कात के चीज़ों के डब्बे बना देते, लंच बॉक्स बना बना के हर किसी को दे देते हैं, और उससे ज़कात अदा हो सकती है। अगर वो सारे लोग, वो सारे मुस्तहिक हैं, उससे ज़कात अदा हो जाए, क्योंकि अब आप मालिक बना रहे हैं, अब इबाहत नहीं, अब अगर ले जाओ घर ले जाओ, ये तुम्हारा हो गया, ठीक। तो इसलिए ज़कात के अंदर मालिक बना, दस्तरखान लगाने से सिर्फ ज़कात अदा नहीं होगी। हाँ, ज़कात कैश की सूरत में भी अदा की जा सकती है, ज़कात सामान की सूरत में भी दी जा सकती है। आप किसी को कहते हैं जाके जी मैं आपके लिए, आपके बच्चे की शादी है माशाल्लाह, अच्छा मैं आपके बेटे के लिए सूट लेकर आया हूँ, आपको पता है कि मुस्तहिक़ ज़कात है, आप उसके लिए सूट ले गए, हालांकि वो सूट आप ज़कात में से दे रहे हैं, वो सूट आपका अपना घर का भी हो सकता है, आप वो लेके चले जाएँ, क्या ये मैं दे रहा हूँ, ये तोहफे में दे लो, और उसकी एक बाज़ारी कीमत लगा लें जो भी आपको लगती मुनासिब। आप अपने दुकान में से राशन किसी को देना चाहते हैं, राशन दे दें, ज़कात अदा हो जाएगी उससे भी। तो ज़कात के मालिक बनाना ज़रूरी है। आगे जो बात है बड़ी ख़तरनाक बात है, लिखा हुआ मुख्तलिफ़ इदारों और ट्रस्टों को ज़कात देना। मैं जो जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ ये बहुत ख़तरनाक है, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है। बहरहाल किसी इदारे को ज़कात देना जायज़ नहीं है, वो इदारा चाहे मस्जिद हो चाहे मदरसा हो, किसी इदारे को ज़कात देना जायज़ नहीं है असल में, क्योंकि इदारा खुद कोई चीज़ नहीं है। ज़कात इंसान को दी जाती है, किसी इदारे को नहीं जाती। इदारा जो है ये एक फिक्शनल पर्सनैलिटी कहते हैं इसको, एक फ़र्ज़ी है, फ़र्ज़ी शख्स है, इसीलिए इदारे को ज़कात नहीं दी जाती। असल में उस इदारे के पीछे जो गरीब मिस्कीन लोग होते हैं, ज़कात उनको दी जाती है। अब जब आप मदरसे को ज़कात देते हैं ना, असल में तो आप ज़कात मदरसे को नहीं दे रहे होते,
आप ज़कात मदरसे के अंदर जो मुस्तहिक तलबा होते हैं उनको ज़कात दे रहे होते हैं, उनको ज़कात। इसलिए अगर किसी मदरसे में कोई तालिब इल्म है ही नहीं मुस्तहिक ज़कात, बस ये एक इदारा है, इंस्टीट्यूट है, कोई बंदा ही नहीं है वहाँ पे, तो आप तो ज़कात नहीं दे सकते उसको फिर। लेकिन हमारे क्या होता है, मदारिस के अंदर मुस्तहिक तलबा होते हैं, आप बुनियादी तौर पर ज़कात उनको देते हैं। और उनको देने का तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि जो मदरसे के ज़िम्मेदार जो मुहतमिम साहब होते हैं, वो बच्चों से, जो गरीब मिस्किन बच्चे होते हैं ना, उनके पास जो बालिग बच्चे होते हैं और मिस्किन होते हैं, उनसे, या अगर नाबालिग है तो उनके वालिदैन से एक वकालतनामा लिखवा लेते हैं। वो ये होता है कि वो कहते हैं भाई आप हमारी तरफ से, ज़ाहिर हर बंदा एक एक बच्चे को जाके ज़कात देना तो मुमकिन नहीं होता, तो वो पहले से उनसे कह देते हैं कि आप एक पेपर पे साइन कर दें कि हम आपकी तरफ से ज़कात वसूल कर सकते हैं। वो कहते हैं ठीक है, हम आपको इजाज़त देते हैं, आप हमारी तरफ से ज़कात वसूल भी कर लें और जहाँ आपको मसलहत लगे आप वहाँ पे खर्च भी कर दें। अब इस मदरसे के लिए ज़कात लेना जायज़ होता है, अब ये मदरसा ज़कात ले सकता है, अब ये इदारा ज़कात ले सकता है, अब ये हस्पताल अगर उसमें इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, इस तरह की तमलीक की सूरत मौजूद है, कोई इस तरह की वकालत है, अब ये हस्पताल ज़कात ले सकता है। जो मेरे इल्म के मुताबिक ना, वैसे मेरे इल्म के मुताबिक हो सकता है मेरा नाक़िस हो इसमें, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर बज़ाहिर एक हस्पताल ऐसा है शायद जिसके अंदर बाकायदा एक शरिया बोर्ड है और वो जो ज़कात का माल आता है उसकी निगरानी रेगुलेशन की जाती है, वो एक ही अस्पताल है, मशहूर अस्पताल, इंडस हॉस्पिटल उसका नाम है, लाहौर में भी है, कराची में भी है। वहाँ पे बाकायदा शरिया बोर्ड होता है जो उनकी आने वाली ज़कात का ख्याल रखता है, वरना आमतौर पर कहीं भी इसका वो ख्याल नहीं रखा जाता। तो इसी ज़कात इदारों को, ट्रस्ट को भी अगर आपने देनी है तो पहले तहकीक कर लें कि ट्रस्ट जो है क्या ये इसकी कोई रेगुलेटिंग बॉडी है जो ज़कात की चीज़ों का ख्याल रखे, फिर तो उस ट्रस्ट को ज़कात दे सकते हैं, उस इदारे को ज़कात दे सकते हैं, क्योंकि असलन इदारे को नहीं दे रहे बल्कि किसको दे रहे हैं, उस इदारे के अंदर जो मुस्तहिक लोग हैं उनको ज़कात दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए मस्जिद को आप ज़कात नहीं दे सकते क्योंकि मस्जिद के अंदर तो कोई भी नहीं है, मस्जिद में तो ये लोग हैं जो नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, कोई पीछे किसी को रिप्रेजेंट तो नहीं कर रही। हाँ, मस्जिद के इमाम साहब अगर मुस्तहिक हैं आप उनको देना चाहे आप दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, मुअज्जिन है उनको दे सकते हैं अगर मुस्तहिक है, ये तो हो सकता है, लेकिन मस्जिद को बराह ज़कात नहीं दी जा सकती। ये बड़ा एक अहम नुक्ता और ख़तरनाक जुमला था, मैंने उसका तदारुक कर लिया, दोबारा बता दिए कि ज़कात दे सकते हैं इदारों को बसूरत कि उस इदारे के अंदर गरीब मिस्कीन लोग, मुस्तहिक ज़कात लोग मौजूद हों और इदारा जो है वो इसका ख्याल रखता हो कि ज़कात का पैसा मैं इनकी तरफ से ले रहा हूँ और उसने इजाज़त ली हो कि मैं इनकी तरफ से हस्ब मसलहत जहाँ खर्च करना होगा मैं खर्च करूँगा। ये बात बहुत अहम है। इसके साथ साथ अच्छा जी, अच्छा ये भी इसमें हो सकता है बाज़ औक़ात एक सूरत ये भी होती है कि किसी गरीब मिस्कीन आदमी है, कोई उसके ऊपर कोई कर्ज़ा है, जैसे क्या कर्ज़ा किस तरह का होता है, कोई मुस्तहिक ज़कात है, स्टूडेंट है, उसके स्कूल की फ़ीस, उसकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस या स्कूल की फ़ीस ड्यू हो चुकी है, अब उसके ज़िम्मे वो कर्ज़ बन चुका है, अब उसने वो देनी है, आप उसकी इजाज़त है कि अच्छा बेटा मैं आपकी फ़ीस दे रहा हूँ, या आप उसकी इजाज़त से, यानी किसी मक़रूज़ का कर्ज़ा अगर उसकी इजाज़त से आप देना चाहें तो फिर ये दुरुस्त हो सकता है, लेकिन उसकी इजाज़त के बगैर अगर आपने दे दी तो वो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि हदीस के अंदर आता है तो ख़ुज़ु मिन अग़नियाहिम, उनके मालदारों से ली जाएगी, व तुअद्दु इला फ़ुक़राइहिम, और कहाँ दी जाएगी, उनके फ़कीरों को दी जाएगी। तो गनियों से लेके, मालदारों से लेके फ़कीरों की मिल्कियत में देना ज़रूरी है। इसलिए माली वाजिबात से ज़ायद हो, अब असल में जब हम हिसाब करते हैं ना ज़कात का, हमने सोना चांदी नकदी माल तिजारत का हिसाब किया, उसमें से कुछ चीज़ें माइनस भी की जाएंगी। वो माइनस क्या कर रही है, जो आपके ज़िम्मे वाजिबुल अदा रक़में हैं, जो आपके ज़िम्मे वाजिबुल अदा रक़में। यहाँ कुछ मिसालें दी, मैं एक एक को अलग अलग जिक्र कर देता हूँ। मकान, दुकान या गाड़ी वगैरह का किराया जो ड्यू हो चुका है, जो आपके ऊपर ड्यू हो चुका है, यानी महीना शुरू हो गया, अब आपके ऊपर ज़िम्मे किराया उसका ड्यू हो चुका है, वो तो माइनस किया जाएगा। अब जो आगे देने वाले हैं वो तो पता नहीं कब तक, उसको माइनस नहीं करेंगे। स्कूल, इंस्टीट्यूट, दीगर तालीमी इदारों की फ़ीसें जो आपके ऊपर ड्यू हो चुकी हैं, जो आपके ऊपर ज़िम्मे वाजिबुल अदा हो चुकी हैं। फ़ोन, गैस, बिजली, पानी के बिल वगैरह जो ड्यू हो चुके हैं। उधार पर लिए हुए घरेलू राशन के बिल, उधार किस्तों पर लिए हुए सामान, दुकान, मकान या गाड़ी वगैरह की रकम। अच्छा, यहाँ पे ना एक नुक्ता है, लिखा हुआ ना किस्तों पर लिए हुए सामान, दुकान, मकान। आमतौर पे हमारे यहाँ ना प्लॉट किस्तों पे लिए जाते हैं ना, लोग प्लॉट किस्तों पे लेते हैं। अब ज़ाहिर है वो प्लॉट तो कुल कीमत उसकी होगी 80 लाख रुपए, आपने डाउन पेमेंट अभी उसकी की होगी ले दे के कोई 3-4 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, वो 60 लाख रुपए तो उसके ऊपर आपके ज़िम्मे वाजिबुल अदा है। अब उसको अगर आप माइनस करना शुरू कर दें, वो प्लॉट भी आपने घर के लिए लिया है, तो फिर तो आप तो हमेशा मुस्तहिक ज़कात ही रहेंगे, साहिब निसाब तो बन ही नहीं सकते। इसलिए उसमें ये देखें, अगर तो वो प्लॉट आपने बेचने के लिए लिया है ना, फिर तो उसकी सारी किस्तें माइनस करेंगे,
क्योंकि आपने पहले प्लस कर लिया ना, उसको प्लस करके फिर यानी आपने उस प्लॉट को माले तिजारत बना के उसकी पूरी जितनी कीमत थी उसको आपने प्लस कर दिया, और फिर जितना आपने लोगों का देना है उसमें से उसको आप माइनस कर लेंगे। लेकिन अगर वो घर आपने अपनी रिहाइश के लिए लिया है, यानी आपने लिया है कि मैं अब 3 लाख रुपए, 4 लाख, 20 लाख रुपए आपने दे दिए मसलन, अब साल की किस्तें कितनी बनती हैं? साल की किस्तें बनती 6 लाख रुपए, साल की किस्तें 6 लाख रुपए। अब आप सिर्फ 1 साल की किस्त माइनस करेंगे, उससे ज़्यादा माइनस नहीं कर सकते। आपने घर लिया है रिहाइश के लिए, प्लॉट लिया है और उस प्लॉट पे आपने घर बनाना है। अब 20 लाख रुपए आप दे चुके हैं, अब आगे अभी आपने 60 लाख रुपए देना है, लेकिन साल की किस्त 6 लाख रुपए बनती है, तो आप सिर्फ 1 साल की किस्त माइनस करेंगे, उससे आगे की किस्त माइनस नहीं कर सकते अगर आपने रिहाइश के लिए मकान लिए। उधार पर लिए हुए माल तिजारत की रकम कमेटी और बीसी से वसूल करने के बाद उसकी बकिया किस्तें, कमेटी आप डालते हैं ना, कमेटी बहुत सारे लोगों ने पैसे मिला के कमेटी डाल दी। अब कमेटी में क्या होता है, मिसाल के तौर पर कमेटी मैंने देने 5 लाख रुपए, उसने 5 लाख, उसने 50 लाख रुपए की कमेटी, 10 बंदे उसमें शरीक हैं। अब 10 महीने की कमेटी और हर महीने कितने पैसे बनेंगे? 50,000 रुपए हर बंदे ने देने होंगे। अब हुआ ये कि दूसरे महीने मेरी कमेटी मुझे मिल गई, यानी दिए तो मैंने अभी, यानी 50 लाख रुपए मुझे मिल गया था, जो सारों को मिलना तो मुझे मिल गया, और अभी तक दिया मैंने सिर्फ 50,000, 60, जितना भी मैंने दिए। तो अब क्योंकि जो मैंने ज्यादा ले लिया वो मेरे ऊपर कर्जा है, जो मैंने बाकी सारों को वापस करना है, तो वो तो मैं माइनस करूंगा जितना बाकी रह गया, ठीक, जो बाकी रह गया वो मैं माइनस करूंगा, और जो मैंने दे दी है अगर अभी तक कमेटी खुली नहीं है तो उसके ऊपर मुझे ज़कात देनी होगी, उसके मुझे, क्योंकि वो मैंने लोगों को उधार दिया है और वो उधार मेरे पास वापस अभी आना है, ठीक। तो इसलिए कमेटी और बीसी से वसूल करने के बाद जो किस्तें हैं उनके ऊपर भी ज़कात आपको देनी पड़ेगी। मसारिफ ज़कात, ये कुरान के अंदर जिक्र है, सारे फ़कीर, मिस्कीन, वो कारकुन जो हुकूमत इस्लामी की तरफ से ज़कात वसूल करने पर मुतय्यन, और पुराने ज़माने की बातें, आजकल ऐसा हो नहीं रहा। मकरूज़, मकरूज़ से मुराद क्या? जिस पे इतना कर्जा हो कि कर्जा अदा करने के बाद उसके पास बाकी जो रकम बनती है वो साहिब निसाब नहीं रहता, वो साहिब निसाब नहीं रहता। यानी उसके पास वैसे तो 2 लाख रुपए थे, लेकिन 50,000 उसका कर्जा था। अब कर्जा अगर आप उसमें से माइनस कर दे तो कितने बच गए? 1,50,000 बच गया। जब 1.5 लाख रुपए बच गया, 1.5 लाख तो 52.5 तोले चांदी की कीमत नहीं बनती, तो ये बंदा भी क्या होगा? मुस्तहिक़ ज़कात हो गई, ठीक। चले, अल्लाह के रास्ते में दीन की सरबुलंदी के लिए निकले अफराद, मसलन जिहाद, दीनी तालीम, दावत, तबलीग, हज वगैरह के लिए, लेकिन सब में शर्त क्या है? आप दे सकते हैं उनको ज़कात, लेकिन शर्त यह कि सारे मुस्तहिक़ ज़कात वाला जो क्राइटेरिया है ना वो इनके अंदर पाया जाता हो। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक बंदा जब हालत सफ़र में होता है तो इतने पैसे तो उसके पास नहीं होते, लेकिन उसके लिए अपने इलाके से पैसे मंगवाना बहुत आसान होता है। आजकल तो ख़ासतौर पर अकाउंट्स हैं, अब बंदे के पास पैसे तो नहीं है लेकिन जेब में इतना बड़ा ATM कार्ड रखा हुआ है, तो अब ये तो नहीं कह सकते कि ये बंदा मुस्तहिक़ ज़कात है, नहीं, क्योंकि इसके लिए पैसे मंगवाना मुमकिन है, वो मुस्तहिक़ ज़कात नहीं होगा। हाँ, पैसे मंगवाना मुमकिन नहीं है, मिसाल के तौर पे कोई कोरोना जैसे हालात आ गए थे, बाज़ औक़ात लोग कहीं फंस गए थे, अब वो बंदा ऐसा है कि वो अपने इलाके से पैसे भी नहीं मंगवा सक रहा, अब ये बंदा हम कहेंगे अब इस करंट सिचुएशन के अंदर मुस्तहिक़ ज़कात हो सकता है। हर आम बंदा सिर्फ इस वजह से कि दीन की सरबुलंदी के लिए काम करे वो मुस्तहिक़ ज़कात नहीं हो सकता। नौ मुस्लिम जिनकी दिल जोई मतलूब हो, आजकल ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के ज़माने से ये वाला हुक्म मौक़ूफ़ है। अरे जिनको ज़कात दी जाती ना, कुछ शराइत ऐसी जो उनमें नहीं होनी चाहिए। वो कौन है? एक तो वो मालदार ना हो, गैर मुस्लिम ना हो, ये बहुत अहम बात है। ज़कात सिर्फ मुसलमान को दी जा सकती, गैर मुस्लिम को नहीं दी जा सकती। नफली सदका दे सकते हैं, नफली सदका आप मुसलमान को भी दे सकते हैं, गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं, लेकिन ज़कात हो या वाजिब सदका हो, ज़कात हो या वाजिब सदका हो, वो आप गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते, वो मुसलमान ही को दिया जाएगा, ठीक। उसूल फुरू, यानी उसूल फुरू से मुराद क्या है कि ना अपने ऊपर वालों को ज़कात दे सकते ना अपने नीचे वालों को, यानी बाप दादा परदादा वगैरह इनको ज़कात नहीं दे सकते, ठीक, और बेटा बेटी वगैरह इनको भी ज़कात नहीं दे सकते, उसूल को भी नहीं दे सकते और फुरू को भी ज़कात नहीं दे सकते। मियाँ बीवी एक दूसरे को भी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर मियाँ बीवी, ख़ास तौर पे शौहर, उसके ज़िम्मे तो वैसी बीवी का खर्चा है, वो उसी को ज़कात देना शुरू कर दे। फिर बाज़ लोग ना हीला करते हैं, बड़ा अजीब व गरीब से इसमें। हीला क्या करते हैं? हीला दुनिया में तो कर सकते हैं, अल्लाह ताला के यहाँ कहाँ बच के जाएंगे। हीला ये कर रहे होते हैं कि अब शौहर साहब के पास माल है, अब जब साल पूरा होने वाला है तो बेगम साहिबा से कहते हैं ये सारा माल मैंने आपको हदिया कर दिया, और वो शौहर की मिल्कियत से निकल के बेगम साहिबा के पास चला गया। अब बेगम साहिबा का साल शुरू हो गया, और जब वो साल ख़त्म होने वाला होता है तो उससे कुछ देर से पहले बेगम साहिबा शौहर को कहती है अब मैंने आपको ये सारा माल, अभी ये चक्कर है, ये दुनिया में तो चल सकता है, अल्लाह ताला के यहाँ
नहीं चल सकता। ऐसे हीले करना मकरूह, नाजायज़ है, गलत है कि जिससे मकसद ही फौत हो जाए। तो वैसे भी मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से ना हो। हमारे आमतौर पर मारूफ है कि सैयद ना हो, सैयद होना अलग बात है और हाशमी होना अलग बात है, यानी बनु हाशिम से ना हो। बनु हाशिम में से अगर होगा तो उसको ज़कात नहीं दे सकते आप। बनु हाशिम का मतलब है हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद हो, हज़रत अली की औलाद हो, हज़रत जाफ़र, हज़रत अक़ील, हज़रत हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, इनमें से किसी की भी औलाद है, किसी की भी औलाद है, यानी अलवी हो सकता है वो। हमारे ज़माने में आवान कहते हैं, आप उनको अब्बासी कह सकते हैं। एक तो हमारे मरी वाले अब्बासी हैं, एक असली अब्बासी हैं जो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद में से हैं। तो जो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद में से होगा उसको आप ज़कात नहीं दे सकते, सादात को आप ज़कात नहीं दे सकते। हाँ, नफली सदक़ात दे सकते हैं। नफली सदक़ात अगर आप देना चाहें, नफली सदक़ात दे सकते हैं, अलबत्ता ज़कात आप नहीं दे सकते हमको। इसलिए अब ये खुलासा है, यूँ समझे कि मुस्तहिक़ ज़कात शख्स कौन है। ज़कात का मुस्तहिक़ वो शख्स है जिसकी मिल्कियत में 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर नकद रकम या सामान तिजारत या ज़रूरत से ज़ायद सामान, मसलन बग़ैर सिले कपड़े वगैरह ना हो, और उसका एक कुल जो है ये बाज़ का मजमुआ 52.5 तोला की मालियत के बराबर मौजूद ना हो, वो ज़कात ले सकता है। ये अब सबका खुलासा है, ये अब बात सारी पीछे गुजर चुकी है, ठीक है। उसका सिर्फ खुलासा है, थोड़ी सी टेक्निकल ज़बान में लिखा हुआ है, कुछ समझने मुश्किल हो सकती है, लेकिन बात सारी वही है जो ऊपर गुजर चुकी है, ठीक। अब यहाँ तक बात वाज़ेह हो गई है, फिर नमाज़ समझाइए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। छोटा सा जल्दी से रिकैप कर देता हूँ एक दफ़ा। हमने शुरू में ज़कात के लिए क्या शराइत थी उनका ज़िक्र कर लिया था। आकिल, बालिग़, मुसलमान होना, आज़ाद होना, साहिब निसाब होना। फिर उसके बाद हमने अम्वाल ज़कात की बात की थी। अम्वाल ज़कात 4 हैं, जो सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत। फिर उसके बाद हमने निसाब ज़कात पे बात की। 3 तरह के निसाब थे। एक निसाब था ज़कात देने वालों का, एक था ज़कात जो ना देंगे ना लेंगे, और एक उनका था जो ज़कात लेंगे। देने वालों का निसाब था सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत। अगर इन सब चीज़ों का जो मिक्सचर और कॉम्पोजिट था वो 1,76,000, जो असल में 52.5 तोले चांदी की कीमत थी, उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर 1 साल गुजरने के बाद उनको ज़कात देनी पड़ती है। और जो ज़कात दरमियानी तबका है, जो ना लेगा ना देगा, सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत, ये 4 चीज़ें तो निसाब को नहीं पहुँचती थी, लेकिन 5वीं चीज़ हाजत असलिया के अलावा जो ज़ायद चीज़ें थी उनके पास, उनको जब ऐड करते हैं तो फिर वो निसाब पे पहुँच जाती हैं। तो हमने कहा कि ये लोग ना ज़कात देंगे ना ज़कात लेंगे। और तीसरा तबका वो था कि इन 5 चीज़ों को जब आप ऐड कर लेते हैं, इनका टोटल सम जो निकलता है वो 52.5 तोला चांदी से कम है। तो हमने कहा था कि उस पर वो लोग हैं कि जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, जो ज़कात लेंगे। फिर उसके बाद इसी के हवाले से मियाँ बीवी हर किसी की मिल्कियतें अलग अलग हैं। फिर ज़कात के वसूल करने वाले मसारिफ़ का कुछ ज़िक्र आ गया था। और अब जो है ये कर्ज़ के अहकाम है। जैसे मैंने अर्ज़ किया था ना कि कर्ज़ आपका कैश है, जो आपने लोगों ने जो आपके पैसे देने हैं वो आपकी कैश है असल में, और उसके ऊपर आपको ज़कात देनी होती है। लेकिन उसमें समझना चाहिए कि कर्ज़ 3 टाइप्स के होते हैं। जो आपके लोगों ने पैसे देने वो 3 तरह के होते हैं। एक वो वाला कर्ज़ा होता है कि जो आपने किसी को या तो कैश ही किसी को दी थी और उसने आपको वापस करना है, या फिर आपने कोई माल बेचा था उसको तिजारती, मैं दुकान पे हूँ, दुकान से मुझसे कोई माल ख़रीदना है, उसने उधार पे मुझसे चीज़ें ख़रीद ली, तो ये भी कर्ज़ होता है। और या फिर ये कि उसने कोई सोना चांदी मुझसे लिया था और उससे मुझे वापस करना है। ये जो कर्ज़ है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म होती है कर्ज़ की। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैश जो आपकी होती है ना कर्ज़ों के अंदर, वो ये वाली होती है जो किसी चीज़ को बेचने के अगेंस्ट आपके ज़िम्मे है और किसी के ज़िम्मे है, आपको देना है उसने, या फिर आपने किसी को कैश ही दिया था, उधार दिया था और वो आपके पास वापस आएगा, कर्ज़ दिया था आपके पास आएगा, या सोना चांदी आपने किसी को बेचा था या दिया था, उसके अगेंस्ट जो आपके पास रकम आनी होती है, ये आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैश है कर्ज़ में से। और इसके ऊपर आपको ज़कात देनी, इसकी ज़कात आपके ऊपर फ़र्ज़ होती है। ऑल्दो ये बात ज़रूर है कि ज़कात फ़र्ज़ तब होगी जिस वक्त पैसा आपके हाथ में आएगा। मिसाल के तौर पे 2 साल बाद आता है, 3 साल बाद आता है, 4 साल बाद आता है, फ़र्ज़ तो तब होगी, लेकिन पिछले सारे सालों की फ़र्ज़ होगी। यानी अगर 4 साल बाद ये पैसा आया मेरे पास, 3 साल बाद आया, तो 3 साल की ज़कात मुझे देनी होगी। तो इसलिए आमतौर पर उसमें यही कहा जाता है कि ज़ाहिर 3 साल बाद इकट्ठी ज़कात देना बड़ा मुश्किल होता है, यानी कि अच्छी खासी बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो कहा जाता है कि आप निकालते रहें उसकी ज़कात साथ साथ, ताकि बाद में बोझ ना बने। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। 2 कर्ज़ और होते हैं इसके अलावा।
उन दोनों पे ज़कात नहीं होती। वो दो कर्ज़ क्या होते हैं कि आपने कोई माल तिजारत नहीं बेचा किसी को। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक घर की ज़रूरत की चीज़ बेची है किसी को, फ्रिज बेच दी आपने, आपने वॉशिंग मशीन बेच दी, कोई घर की ज़रूरत की चीज़ थी, आपने वो फ़रोख्त कर दी किसी को। अब फ़रोख्त करने के बाद उसके पैसे आपके पास अभी तक नहीं आए, ये कमज़ोर कर्ज़ है। ये जब मिलेगा तब ज़कात आएगी, जब तक मिलेगा नहीं कोई ज़कात नहीं। 3 साल बाद मिलेगा तब की ज़कात आएगी, पीछे की ज़कात कोई नहीं आएगी इस पर। तीसरी किस्म जो है वो गुजर की वजह से, इसको देने ज़ईफ़ कहते हैं। वो कहते हैं किसी ऐसी चीज़ के बदले आपके ऊपर वो कर्जा बना हुआ है कि जो माली नहीं है। मसलन औरत का महर शौहर ने उसको नहीं दिया अभी तक, अब जाहिर है ये किसी माल को थोड़ी बेचा गया उसके वजह उसके ऊपर ये कर्जा बना है, नहीं, ये उसके वजह नहीं है। ये सबसे कमज़ोर कर्जा होता है आपका, इसके ऊपर तो जब तक ये आएगा नहीं आपके ऊपर ज़कात नहीं आएगी। तो ये कर्ज़ की 3 किस्में। इसमें जनरली जो कर्जा हमारे पास ऊपर होता है ना, वो ज़्यादातर पहली टाइप का ही होता है, जो क्योंकि अक्सर वो बिज़नेस के अंदर, कारोबार के अंदर, या आपने जैसे किसी को उधार दिया होता है या आपने माल बेचा होता है, उन्हीं सूरतों के अंदर। बाकी 2 सूरतें आमतौर पर कम ही होती हैं। महर वाली सूरत अक्सर हो जाती है कि महर देने का रिवाज कम हुआ हुआ है आजकल, हालांकि ये बड़ी गलत बात है। उसूली तौर पे जिस वक्त शादी हो गई और महर का जो भी वक्त तय हुआ था उसके मुताबिक महर अदा कर देना चाहिए, लेकिन नहीं अदा किया तो अगर आप बीवी के ऊपर इसका या खातून के ऊपर इसकी ज़कात डाल देंगे, वो बेचारी कब तक ज़कात देती रहेगी, उसके पैसे भी नहीं मिल रहे, ज़कात भी कोई नहीं है, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं होती। अब आ जाए तिजारती कर्ज़े। ये एक ऐसा समंदर है तिजारती कर्ज़। अब ज़ाहिर है क्योंकि आमतौर पर जो कंपनी है जिनका हुजम, जब से सनती इनकलाब आया उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से कंपनियां तसव वजूद में आ गई, और कंपनी के कर्ज़े तो फिर बड़े बड़े होते हैं, और कंपनियों के कर्ज़े इतने बड़े होते हैं कि अगर आप उस कंपनी को उस कर्ज़े में माइनस करना चाहें ना, तो कंपनी के बंदे खुद मुस्तहिक़ ज़कात बन जाएंगे। वो सारे के सारे अरबों रुपए के कर्ज़े होते हैं कंपनी के। उसके बारे में एक तफसील है। बात यह कि अगर किसी भी कंपनी ने कोई कर्ज़ा लिया है, अब वो कर्ज़े से क्या कर रही है। अगर तो उस कर्जे से उसने कोई फिक्स्ड एसेट बना ली है अपना, कोई मशीनरी खरीद ली, कोई प्लांट लगा लिया, कोई फिक्स चीज़। यहाँ पे एक बात याद रखें, पहले हमने कौन सी 4 बातें की थी, किन 4 मालों के ऊपर ज़कात होती है? सोना, चांदी, नकदी या माल तिजारत। ठीक, अब कंपनी ने इन 4 में से किसी में इन्वेस्ट नहीं किया उसको, बल्कि एक फिक्स्ड एसेट खरीदा है कि जो ना सोना है, ना चांदी, ना कैश है, ना माल तिजारत। कोई प्लांट लगा लिया, मशीनरी खरीद ली, कोई ऐसा काम कर लिया, तो फिर तो हम उस कर्जे को माइनस नहीं करने देंगे उसको, क्योंकि अगर अभी आपने उसका कर्जा माइनस कर दिया तो ये कंपनी खुद मुस्तहिक़ ज़कात बन जाएगी, जो कि असल में अरबों रुपए की कंपनी है, ये खुद मुस्तहिक़ ज़कात बन जाएगी। हम उससे, हाँ, अगर उस कंपनी ने उस कैश से, वो जो कर्ज उसने लिया था, किसी से उधार लिया हुआ था, उससे उसने कोई रॉ मटेरियल खरीद ली है या कोई बिजनेस जिसको उसने बेचना है, कोई ऐसी चीज़ खरीदी है, फिर हम कहेंगे बेशक आप माइनस कर लें सारा कर्जा। क्यों? क्योंकि वो जो रॉ मटेरियल उसके ऊपर ऑटोमेटिकली खुद ही ज़कात आ रही है पहले। अब अगर उसने 1 करोड़ रुपए कर्ज लिया और 1 करोड़ रुपए का उसने रॉ मटेरियल ले लिया, तो प्लस माइनस के बाद तो वहीं की वहीं आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 1 करोड़ रुपए का आप कहते हैं उसने एक फिक्स एसेट ले लिया, अब फिक्स एसेट को आप ज़कातेबल चीज़ों में तो काउंट कर नहीं रहे, लेकिन माइनस उसकी वजह से बाकी सारे ज़कातेबल एसेट्स कर देंगे, तो कंपनी तो मुस्तहिक़ ज़कात बन जाएगी। तो इसलिए उसका उसूल क्या है कि जब तिजारती कंपनियां कोई कर्जा लेती हैं, उस कर्जे से अगर तो वो कोई फिक्स एसेट खरीदती जो कि ज़कातेबल एसेट नहीं है असल में, तो फिर तो उनका कर्जा माइनस नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर उससे वो कोई ज़कातेबल एसेट खरीदती हैं, कोई खाम माल खरीद लिया, कोई प्रोडक्ट्स जिसको आगे उन्हें बेचना है या प्रोडक्शन के लिए चीज़ें खरीद ली, हाँ, फिर उनको उनको हम कहेंगे आप ज़कात में से उसको माइनस आप कर सकते हैं। तो इसलिए कर्ज़ के बारे में ये तफसील है, क्योंकि अगर इन कर्ज़ों की मजबूरी मालियत को मिनहा करें तो इन सरमायादार हजरात के ऊपर कुछ भी ज़कात वाजिब नहीं होगी, बल्कि खुद मुस्तहिक़ ज़कात बन जाएंगे, लिहाजा इनको माइनस नहीं किया जाएगा आम हालात के अंदर। दुकान, कंपनी वगैरह की ज़कात निकालने का तरीका, अब ये आखिर में सारे इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, उसमें सारे इंशाल्लाह फिर सवाल के जवाब दे देंगे। दुकान, कंपनी वगैरह की ज़कात निकालने का तरीका देखिए। अब कंपनी के अंदर, दुकान के अंदर क्या है, दुकान में ये कैश, सोना चांदी आमतौर पर दुकान पे नहीं होता, ये कैश होगी, ये माल तिजारत होता है, ये 2 चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तब उसके अंदर सबसे पहले तो आप देख लेंगे भाई मेरी कंपनी के अंदर या मेरी दुकान के अंदर टोटल हमारा स्टॉक जो कि एक सेलेबल स्टॉक है वो कितना है। ठीक, सेलेबल स्टॉक से मतलब ये हर वो चीज़ जो आपने बेचने के लिए दुकान में रखी है। अब दुकान में जो फिक्स्ड एसेट्स हैं या कंपनी के अंदर फिक्स या फैक्ट्री के अंदर फिक्स्ड एसेट्स हैं, उनके ऊपर ज़कात नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल मशीनरी है, आपकी दुकान के ऊपर रैक्स लगे हुए, काउंटर लगे हुए वगैरह, इन चीज़ों पे ज़कात नहीं। इवन दुकान की अपनी वैल्यू के ऊपर भी कोई ज़कात नहीं, कि खुद वो कोई सेलेबल आइटम नहीं है। जितना भी स्टॉक है जो बेचने के लिए आपने रखा है, स्टॉक जो होता है कुछ तो अच्छी कंडीशन के अंदर होता है, कुछ आपका स्क्रैप होता है।
अब स्क्रैप भी अगर तो आपने स्क्रैप वाकई सिर्फ स्क्रैप ही करना है, आपकी बेचने की नीयत नहीं है उसको, फिर तो हमारे तजारत नहीं है आपका। लेकिन अगर वो स्क्रैप बेचने के लिए है, जैसे आमतौर पे लोहे वगैरह की इस तरह की जो मिल्स होती हैं वहाँ पे स्क्रैप भी बिकता है उनका अच्छे कीमत के ऊपर, तो वो स्क्रैप भी माले तजारत होगा उस वक्त। वो जो जितना स्टॉक है उसका टोटल आप निकालेंगे, स्टॉक की टोटल वैल्यू क्या बनती है, मिसाल के तौर पे आप बहुत नीचे वैल्यू की प्राइस 1000 रुपये टोटल स्टॉक की कीमत है। अब हम कहेंगे आपके रिसीवेबल्स कितने हैं। अब वो रिसीवेबल्स में वो वाली साथ बात याद रहे, ऊपर जो देने कवी होते हैं ना, क्योंकि कंपनी के रिसीवेबल्स ना तो कोई मेहर के बदले ना कंपनी को जरूरत की चीज़ बेच रही होती है। कंपनी के सारे जितने भी रिसीवेबल्स होते हैं वो सारे के सारे, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ डेट होती है वो होती है सारी की सारी। तो उसको आप जितने रिसीवेबल्स है मार्केट से लेने वाले आपके पैसे हैं आप उसको प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद पेबल्स आ गए, आपने जो लोगों के पैसे देने हैं तो उसको आप माइनस करेंगे। माइनस करने में वो ऊपर अभी डिटेल पड़ी ना, जो कंपनी के कर्जे होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, उसमें से उसने क्या किया उसके हिसाब से हम उसको माइनस करें। लेकिन दुकान पे तो ये नहीं होता, दुकान पे निस्बतन सिंपल है, जो क्लाइंट से आपने पैसे लेने हैं उनको आप प्लस करते हैं, जो वेंडर्स के आपने पैसे देने हैं उसको आप माइनस कर लेते हैं। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आपको निकल रही होती है असल में आपकी ज़कातेबल वैल्यू असल में वो होती है, यानी 1000 रुपये टोटल स्टॉक था दुकान का, उसके ऊपर 200 रुपये जो थे आपने लोगों के देने थे और 100 रुपये आपने मार्केट से लेना था। तो अगर इसको प्लस माइनस करें तो आखिर में वैल्यू बन जाती है आपके पास 900 रुपये। हाँ 900 रुपये आपके फिर वो ज़कातेबल वैल्यू बन जाएगी जिसके ऊपर आपने 2.5% ज़कात देनी होगी जो क्लाइंट से लेने। अच्छा इसमें एक बात याद रखें, जो क्लाइंट से पैसे लेने वाले होते हैं ना, कुछ उसमें ऐसे पैसे होते हैं जो बिल्कुल बैड डेट्स होती हैं, यानी जिनके बारे में आपको कोई उम्मीद नहीं कि नहीं आने वाले, आगे तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही कह सकते हैं उसको, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि शायद आ जाएं, लेकिन आने की उम्मीद कोई नहीं होती। जो मरा हुआ कर्जा होता है ना उसके ऊपर ज़कात नहीं होती क्योंकि आपको मिलने की उम्मीद ही नहीं है उसकी। हाँ कोई बैड डेट नहीं है जिसके बारे में आपको पता है देर हो सकता है, ये 4 महीने बाद दे देगा, ये साल बाद दे देगा, 1.5 साल बाद दे देगा, लेकिन दे देगा, ये पैसा मरने वाला है नहीं, तो हाँ वो आपका कर्जा है, उसके ऊपर आपको ज़कात देनी होगी। बैड डेट्स के ऊपर आपको ज़कात देने की ज़रूरत नहीं होती अगर उसके मिलने की आपको उम्मीद ख़त्म हो गई है। तो दुकान कंपनी की जो ज़कात का स्ट्रक्चर है वही है कि टोटल स्टॉक जो अवेलेबल है, जो बेचने वाला है उसको प्लस कर लें, और उसके बाद जो रिसीवेबल्स हैं उनको भी प्लस कर लें, और फिर जो पेएबल्स हैं उसको माइनस कर दें। तो उसके बाद जो सम आपके पास बच रहा होता है ना उसके ऊपर आपको ज़कात देनी। लेकिन फिक्स एसेट्स के ऊपर कोई ज़कात नहीं होती है, फिक्स एसेट अगर सेलेबल नहीं है तो। और इसी तरह जो आपकी कंपनी के अंदर वो वाली सारी चीज़ें जो आपकी प्रोडक्शन में आपको सपोर्ट करती हैं, मशीनरी हो गई, इधर उधर की और चीज़ें होगी, उन पर कोई ज़कात नहीं है। रॉ मटेरियल के ऊपर ज़कात आती है क्योंकि रॉ मटेरियल आपने बेचना है, उससे आपने प्रोडक्शन करनी है और फिर आगे आपने चीज़ बेचनी है, तो उसके ऊपर ज़कात आएगी। जो आपका वेस्ट स्क्रैप है अगर वो बेचने के लिए है तो फिर तो उसके ऊपर ज़कात आएगी, अगर वो स्क्रैप बेचने के लिए नहीं है बल्कि आप उसको वेस्ट ही कर देना है फिर उसके ऊपर भी ज़कात नहीं होगी। अलबत्ता जो कंपनी के बारे में मैंने एक बात आपसे पहले अर्ज़ की ना कि असल में ज़कात इंडिविजुअल्स के ऊपर आती है, ज़कात किसी कंपनी के ऊपर खुद नहीं आती है। यानी कंपनी के असल में शेयर होल्डर्स होंगे जिनके ऊपर ज़कात आएगी, कंपनी के अपने ऊपर ज़कात कोई भी नहीं होती है। इसलिए मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया था ना कि अगर वो शेयर होल्डर जो है वो एक शेयर होल्डर गरीब है, बाकी सारे अमीर हैं, तो शेयर होल्डर के ऊपर तो ज़कात नहीं आएगी क्योंकि उसकी और डेट्स ऐसी हैं कि उसका सारा स्टॉक माइनस में जा रहा है। तो असल में ज़कात इंडिविजुअल्स के ऊपर आती है, लेकिन ज़कात निकालने का तरीका वही है जो मैंने पहले अभी अर्ज़ कर दिया कि इसमें खाम माल रॉ मटेरियल के ऊपर ज़कात आएगी, बल्कि आगे लिखा भी है इसमें स्लाइड में, रॉ मटेरियल के ऊपर ज़कात आएगी। जो वर्क इन प्रोसेस यानी जो चीज़ें अभी तैयारी के मराहिल में हैं उस पर भी ज़कात आएगी। जो गुड्स आपके तैयार हो चुके हैं उसके ऊपर भी ज़कात आएगी। स्क्रैप के ऊपर सिर्फ तब ज़कात आएगी अगर वो आपने बेचना है, अगर आपने बेचना नहीं है तो स्क्रैप के ऊपर ज़कात नहीं आएगी। यानी यूँ समझे कि कपड़े की फैक्ट्री है, धागे के ऊपर ज़कात आएगी, तैयार कपड़े के ऊपर ज़कात आएगी, जो बनते हुए भी इन प्रोसेस है उस सब, वो सारा का सारा आपका सेलेबल स्टॉक है, उस सब के ऊपर ज़कात आपको देनी होगी। अलबत्ता वेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर ज़कात नहीं होगी अगर वो बेचना आपने नहीं है। ये बात वैसे पहले गुजर चुकी है, एक दफ़ा दोबारा देख लें इसको बेशक। बैंक अकाउंट में जो आपकी रकम जमा शुदा है वो आपका कैश है, ठीक। आपके अकाउंट्स में जितने भी है, कर्ज जैसे मिलने की उम्मीद हो, वो रकम जो किसी के ज़िम्मे उधार हो, इंश्योरेंस पॉलिसी में जमा कराई गई रकम, ये देखिए इंश्योरेंस जब आप कराते हैं ना आप उसका एक प्रीमियम जमा कराते हैं, जो प्रीमियम आप जमा कराते हैं उसके ऊपर तो ज़कात आ सकती है, ठीक, उसके ऊपर ज़कात आएगी। लेकिन बाकी जितनी उन्होंने कवरेज आपको दी है, अगर मैं इस पर बात नहीं कर रहा कि अभी इंश्योरेंस कराना खुद जायज़ है जायज़ नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं सिर्फ इसकी बात करूँ ज़कात के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने इंश्योरेंस के लिए एक प्रीमियम अमाउंट जमा कराई है, वो जो प्रीमियम आपने दिया हुआ है ना वो गोया कि आपने कोई कर्जा दिया हुआ है, ठीक।
वो प्रीमियम के ऊपर आपके ऊपर ज़कात आएगी, उससे आगे जो कवरेज वो आपको देना उस पर आप पे ज़कात नहीं आएगी। प्राइस बॉन्ड की असल रकम यानी जो बॉन्ड की या जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, मैंने पहले भी अर्ज किया थोड़ी देर पहले, डिफेंस सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं तरह तरह, उनकी जो फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू के ऊपर ज़कात आएगी। आपने बॉन्ड लिया था, इसकी अपनी फेस वैल्यू जो थी वो 1000 रुपये थी, हो सकता है उसकी जो आगे खुलने वाली वैल्यू होगी वो पता नहीं लाखों में चली जाए शायद, लेकिन आपको ज़कात सिर्फ 1000 रुपये पे देनी है, क्योंकि 1000 रुपये आपका है, वो आपको उसकी फेस वैल्यू के ऊपर आपको ज़कात दे, वो आपका कैश कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट, ये जो आखिर में लिखा है असल में इसकी आसान ज़बान में आप उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हम लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, बाज़ का चलते हुए कारोबार में इन्वेस्ट कर देते हैं, बाज़ का लोग हमसे इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी कैश है, उसके ऊपर आपको ज़कात देनी होगी। और अगर उस पर कोई प्रॉफिट होता है या कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का तो ग्रोथ आती है और उसमें आपका हिस्सा बनता है, तो वो ग्रोथ के ऊपर भी आपको ज़कात देनी पड़ेगी, वो भी आपके ज़िम्मे होगी। अब आ जाए शेयर्स वगैरह के ऊपर। इसमें शेयर्स कंपनी के जो स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी रजिस्टर्ड होती है, उनके शेयर्स वगैरह खरीदे जाते हैं, उनके ऊपर भी ज़कात होती है। शेयर्स आमतौर पे दो नीयतों से लिए जाते हैं। एक तो बाज़ औक़ात आप कैपिटल गेन के लिए ख़रीदते हैं शेयर, यानी आप शेयर खरीदते हैं आगे बेचने के लिए, आपका मकसद उससे डिविडेंड लेना नहीं होता। कंपनी के अंदर कोई शेयर होल्डर बनना नीयत नहीं होती, आज ले लिया परसों उसकी कीमत बढ़ जाएगी फिर उसको बेच देंगे। ऑल्दो इसमें अब इस डिटेल में मैं नहीं जा रहा, एक स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग की जाती है, कौन सी जायज़ है कौन सी नहीं जायज़ है, वो एक अलग डिबेट है, अलग पूरा एक मौजू है, अलग बहस है पूरी। लेकिन एक बंदे ने शेयर ले लिए, शेयर्स खरीदे हुए, उन शेयर्स के ऊपर ज़कात का क्या हुक्म है? अगर तो वो शेयर आपने कैपिटल गेन के लिए ख़रीदा था कि आप उसकी ट्रेडिंग करना चाह रहे थे, फिर तो शेयर की जो सीधी सीधी मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर ज़कात आएगी, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो शेयर है उसके पीछे चाहे फिक्स्ड एसेट हो चाहे कुछ भी हो, आपने उसको बेचने के लिए ख़रीदा है। और जो मैंने पहले अर्ज़ किया ना, जैसे कि ज़कात इंडिविजुअल्स के ऊपर होती, किसी कंपनी के ऊपर ज़कात नहीं होती, क्योंकि इंडिविजुअल की नीयत ये है कि मैंने इसमें मेरा जितना हिस्सा है वो तो मैंने बेचना ही है, तो इसलिए वो पूरा जो शेयर है वो पूरा का पूरा एक ट्रेडिंग एसेट बन जाता है। और ट्रेडिंग एसेट बनने की वजह से जो भी मार्केट वैल्यू होगी उसके ऊपर ज़कात आपको देनी पड़ेगी। यानी हो सकता है कि आपने एक शेयर जो है वो 50 रुपये का ख़रीदा हो, लेकिन आज जब ज़कात की आपकी रेट आ गई, उस शेयर की वैल्यू जो है उसकी वैल्यू 70 रुपये हो चुकी है, तो अब आप ज़कात 70 रुपये के ऊपर देंगे, क्योंकि आपने कैपिटल गेन के लिए वो शेयर ख़रीदा, आपने उसके लिए नहीं ख़रीदा, डिविडेंड के लिए नहीं ख़रीदा। हाँ, अगर आपने डिविडेंड के लिए शेयर लिया है, यानी आप कहते हैं कि मैं इस कंपनी के अंदर इतने % का हिस्सेदार बन जाऊं और जिसका डिविडेंड आखिर में आते रहे तो मुझे मिलता रहे, आप इसके लिए शेयर खरीद रहे हैं, तो फिर उसमें असल बात तो ये है कि कंपनी के भी कुछ फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, कुछ लिक्विड एसेट्स होते हैं। ठीक, लिक्विड का मतलब ये कि कंपनी में खाम माल पड़ा है, उसका कंपनी में उसकी कैश है और कंपनी के अकाउंट में पैसे हैं वगैरह। तो असल में ज़कात तो आपके सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर आएगी, वो जो 4 चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी हैं, सोना चांदी नकदी माल तिजारत। ठीक, अब ज़ाहिर है कंपनी के कुछ तो वो जो आपका शेयर है जो आज 70 रुपये का है या आज 100 रुपये का हो चुका है, लेकिन उस 100 रुपये के पूरा तो उसके पीछे लिक्विड एसेट्स नहीं है, उसके पीछे कुछ फिक्स्ड भी हैं, कुछ आपकी कैश भी है, कुछ आपकी दूसरी करेंसी भी है, कुछ आपके रॉ मटेरियल पड़ा होगा। तो उसमें अगर ये तरीका पता लगाने का तरीका मुमकिन हो तो आप फिर उन चीज़ों को माइनस करके जो बाकी ज़कातेबल एसेट्स हैं उनकी ज़कात आपके ऊपर आएगी। लेकिन आमतौर पर ये पता करना ज़रा मुश्किल ही होता है, तो इसलिए उसमें एहतियात इसी में कहा जाता है कि एहतियात इसी में ही है कि आप उसकी जो भी वैल्यू मार्केट वैल्यू उसी पर ज़कात दे दें, तो इसी में एहतियात बेहतर है। वरना अगर कोई पॉसिबल तरीका हो पता करने का तो पता किया जा सकता है। वैसे मेरी एक सजेशन, मेरे जहन में एक ख्याल आता है कि अगर कंपनीज जो है ना वो खुद अपनी ना साल के अंदर ऑडिट्स तो कंपनी के होते ही रहते हैं, कभी इंटरनल कभी एक्सटर्नल ऑडिट्स तो होते रहते हैं, तो कंपनी खुद एक दिन जो उसने तय किया है, फॉर एग्जाम्पल कि जी 1 रमज़ान हो जाए या 30 जून हो जाए, जो भी उसका दिन है, उसमें वो कह दे कि भाई मेरे इस वक्त पर शेयर के अगेंस्ट ज़कात की वैल्यू ये बनती है। अगर कंपनी खुद अपनी एक शेयर के अगेंस्ट ज़कात की वैल्यू बता दे, क्योंकि कंपनी को तो पता है ना मेरे फिक्स एसेट्स कितने हैं और मेरे लिक्विड एसेट्स कितने हैं, तो कंपनी अगर खुद डिक्लेयर कर दे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कम ही होता है। प्लॉट्स और बिल्डर्स की ज़कात, ये मसला जो है ना ये मुश्किल मसला है। प्लॉट्स जब आप ख़रीदते हैं, हमारे प्लॉट्स 3 नीयतों से ख़रीदे जाते हैं। एक तो एक बंदा ट्रेडिंग करता है, ख़रीदता है बेचता है, ख़रीदता है बेचता है, ख़रीदता है बेचता है, उसका काम ही है, ठीक, वो ख़रीदेगा और बेचेगा। तो उसके लिए तो फिर प्लॉट और किसी और बिजनेस एसेट में कोई फ़र्क नहीं है, उसके लिए प्लॉट ऐसे ही है जैसे करियाना स्टोर में बिस्किट का डब्बा, वो भी उसने बेचने के लिए ख़रीदा है, इसने प्लॉट भी बेचने के लिए ख़रीदा है। चाहे जो मर्ज़ी इसके प्लान हो, 1 साल का प्लान हो, 6 महीने का प्लान हो, 2 साल का प्लान हो, लेकिन अगर उसने ख़रीदा बेचने की नीयत से है तो फिर तो ये एक बिज़नेस एसेट है, इसकी जो भी मार्केट वैल्यू होगी उसके ऊपर ज़कात उसको देनी पड़ेगी। दूसरा प्लॉट लिया जाता है घर बनाने की नीयत से,
या तो घर बनाने की नीयत होती है, या नीयत ये है कि उसके ऊपर घर बना के फिर मैं किराए पे दूंगा, इस तरह की नीयत हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि मेरा एक बैकिंग एसेट बन जाए जो एक साइड लाइन बिजनेस की तरह मुझे सपोर्ट करता रहे, तो इसके ऊपर ज़कात नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है इसको अपने बेचती है, खुद एक सेलेबल प्रोडक्ट तो नहीं है ना, इसलिए इसके ऊपर ज़कात नहीं है। तीसरे नंबर के ऊपर प्लॉट लिए जाते हैं आमतौर पे कि बंदा सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना चाहता है। अपने पास जो कैश है वो कहते हैं कैश पड़े पे डिवैल्यू हो जाएगी, तो उसको डिवैल्यू होने से अच्छा है कि मैं इसको कहीं कोई चीज़ खरीद लेता हूँ, बाकी कल देखी जाएगी, हो सकता है अच्छा लगा तो घर बना लेंगे, ना हुआ कोई अच्छी ऑफर आ गई तो बेच भी सकते हैं, हो सकता है बच्चों में तकसीम कर दूं। यानी इस तरह एक मुतज़ब्ज़िब नीयत थी उसकी, ऐसा नहीं तो कोई पक्की नीयत उसकी तिजारत की नहीं थी। तो आपको याद होगा हमने शुरू में माल तिजारत की तारीफ क्या की थी कि जिसको आप बेचने की नीयत से ख़रीदें और अभी तक उसकी बेचने की नीयत बरकरार हो, ये दो बातें हमने उस वक्त की थी। तो क्योंकि ये दो बातें इस प्लॉट में नहीं पाई जा रही, क्योंकि खरीदते हुए आपकी बेचने की नीयत नहीं थी, आपकी नीयत तज़ब्ज़ुब में थी, कोई आपकी पक्की नीयत तो थी नहीं, इसलिए उसके ऊपर उसमें तो ये तारीफ सही नहीं आ रही। इसका मतलब ये कोई बिजनेस एसेट नहीं है, ये कोई माल तिजारत नहीं है, इसलिए उसके ऊपर भी ज़कात नहीं आएगी। इसलिए तीन वजूहात हैं, तीन सूरतें होती हैं प्लॉट्स लेने की, इनमें से दो के ऊपर तो ज़कात नहीं आती, एक के ऊपर ज़कात आती है। ट्रेडिंग की नीयत से ली है तो ज़कात आएगी, घर बनाने की या घर बना के रेंट पे देने की इस तरह की किसी नीयत से ली है तो ज़कात नहीं आएगी। अगर कोई नीयत वाजे नहीं थी आपकी, बल्कि आपने सिर्फ अपनी जो पैसे थे उसको सिक्योर करने के लिए, डिवैल्यू ना हो, आपने कहा चलो एक अच्छी ऑफर आ रही खरीद लेते, देखी जाएगी बाद में क्या बनता है, कोई अभी वाजे नीयत नहीं थी तो भी उस पर ज़कात नहीं आएगी। बिल्डर्स की ज़कात, ये वैसे ऐसा तबका नहीं, बिल्डर्स की ज़कात का तबका, मेरा अपना एक एनालिसिस है कि अगर बिल्डर्स अपनी ज़कात पूरी देना शुरू कर दें ना, सिर्फ बिल्डर्स और कोई नहीं, बिल्डर्स देना शुरू कर दें, मेरे ख्याल से इस्लामाबाद नहीं शायद पूरे पंजाब की हद तक तो उम्मीद है कि कोई गरीब नहीं बचेगा आराम से। बिल्डर्स की ज़कात बहुत बनती है, लेकिन बिल्डर ज़कात आमतौर पर कम देते हैं, बहुत कम देते हैं, वो उसको कंसिडर ही नहीं करते। बिल्डर क्योंकि बेसिकली चीज़ बनाता है बुकिंग के ऊपर, जब वो कोई प्लाजा बना रहा होता है ना तो वो लोगों से इन्वेस्टमेंट्स लेता है और लेके उससे प्लाजा बना रहा होता है। इसको शरी टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है इस्तिस्ना। इस्तिस्ना कहते हैं ऑर्डर पे कोई चीज़ बनवाना, ऑर्डर पे आप घर भी बनवा सकते हैं, ऑर्डर पे आप मोची से जूती भी बनवा सकते हैं, ऑर्डर पे आप किसी से कुछ भी बनवा सकते हैं, आप गाड़ी बनवा सकते हैं, इवन जो आप शोरूम से गाड़ी लेने के बुकिंग के पैसे देते हैं वो भी इस्तिस्ना होता है, तो वो जाएगी गाड़ी बन के फिर आपके पास आ रही होती है। तो आप एक इस्तिस्ना में जब तक वो चीज़ जो ऑर्डर दें, जिसने ऑर्डर पे वो चीज़ बनवाई है उसके कब्जे में आ नहीं जाती, तब तक वो बनाने वाले की होती है। और जब वो बनाने वाले की है और बनाने वाला उसको बेचने की नीयत से बना रहा है तो उसका वो ट्रेडिंग एसेट है, उसका वो ट्रेडिंग एसेट है, उस ट्रेडिंग एसेट के ऊपर उसने ज़कात देनी होगी। लेकिन उसमें एक थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ी समझने की बात ये है, ये मैंने आपसे पहले जब सोने की एग्जांपल दी थी ना शुरू में, मैंने हर चीज़ की एक डिफरेंट सेलिंग प्राइस होती है और हर टाइम के हिसाब से एक डिफरेंट सेलिंग प्राइस होती है। मिसाल के तौर पे मैंने एक बिल्डिंग बनाई है, उस बिल्डिंग की टोटल वर्थ है 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए उसकी टोटल वर्थ है, और 10 करोड़ का 10 करोड़ मैं बुकिंग्स के ऊपर बेच चुका हूँ, मैंने बुकिंग्स हो चुकी हैं, पैसा सारा मेरे पास जो किस्तवार आ रहा है वो आ चुका और मैं उसकी वजह से बिल्डिंग बना रहा हूँ। अब जब साल पूरा होगा, जिस स्टेज में वो बिल्डिंग है ना, जिस स्टेज पे, हो सकता है अभी ग्रे स्ट्रक्चर बना हो उसका, हो सकता है कि अभी उसका ग्रे स्ट्रक्चर नहीं बना बल्कि अभी उसका सिर्फ चुनाइयाँ हुई हुई हैं अभी, तो जिस भी स्टेज के ऊपर वो है उस करंट स्टेज की जो वैल्यू निकलती है, ठीक, और वैल्यू भी हम किस तरह निकालेंगे, इस तरह निकालेंगे कि ये बिल्डिंग है और जिसके अंदर ऑलरेडी 30 लाख रुपए मैं ले चुका हूं, अब इस बिल्डिंग की क्या वैल्यू, कोई मुझसे अगर ये खरीदेगा तो किस कीमत के ऊपर खरीदेगा, ज़रा जो भी खरीदेगा, जो पैसे आप लोगों से ऑलरेडी बुकिंग की मद में ले चुके हैं वो उन सबको माइनस करेगा और फिर वो स्ट्रक्चर की एक प्राइस लगाएगा। तो जो वो वाली प्राइस होगी उसकी, हो सकता है 10 करोड़ वाले प्लाजे की उस वक्त की प्राइस शायद 50 लाख रुपए हो, या हो सकता है ज़मीन को मिला के, ज़मीन की प्राइस होती है बीच में 3-4 करोड़ रुपए हो, तो उसके ऊपर ज़कात आएगी। 10 करोड़ पे ज़कात नहीं आएगी अभी, क्योंकि अभी उसकी वैल्यू ये नहीं बनी, अभी उसकी वैल्यू ये नहीं बनी। तो जो उसकी उस वक्त की वैल्यू होगी उसके ऊपर ज़कात आएगी। अब क्योंकि जो स्ट्रक्चर जो बन रहे होते हैं, बड़ी बड़ी जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं, ये तो साल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई एक साल में तो पूरा नहीं होता। तो ज़ाहिर है जो आप दूसरे बंदे को पोजीशन में देते जा रहे हो वहाँ से तो आप ज़कात से निकलते जा रहे हैं। जो आपने पोजीशन में दे दी, अब जिसको पोजीशन में दे दी वो जाने, उसका काम जाने, बिल्डर को उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो चीज़ अभी तक पोजीशन में नहीं दी हुई वो तो बिल्डर की है, और जो बिल्डर की वो एक बिजनेस एसेट है, उसके ऊपर उसको ज़कात देनी पड़ेगी। तो प्लॉट्स के ऊपर भी ज़कात आएगी अगर उन 3 नियतों में से एक नियत से ख़रीदे। और अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं
और आपने वो ज़मीन ख़रीदी ही बेचने के लिए थी, तो फिर तो उस पूरे के ऊपर ज़कात आएगी। फॉर एग्जांपल ये भी हो जाता है बाज़ औक़ात कि आप ज़मीन तो बेचने के लिए नहीं ख़रीदते, वही जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया ना, आपने ज़मीन ख़रीदी थी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने कहा सिक्योर हो जाए बस, बाकी देखी जाएगी बाद में दिल में आया कि यार इसके ऊपर ना मैं बिल्डिंग बना के बेचूंगा, बिल्डिंग बना के अब मैंने बेचनी है। अब जब आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग के ऊपर तो ज़कात है कि ज़मीन की प्राइस को माइनस कर देंगे आप, क्योंकि ज़मीन आपने बेचने की नीयत से ख़रीदी नहीं थी। ऊपर की बिल्डिंग जो है, वो जो स्ट्रक्चर है, वो बेचने की नीयत से, तो जब भी आप उसकी प्राइस लगाएंगे, प्राइस में से ज़मीन को माइनस करते रहेंगे आप, क्योंकि जो चीज़ माल तिजारत है उसके ऊपर तो ज़कात है, जो माल तिजारत नहीं है उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। इसे प्लॉट्स और बिल्डर्स जो है, ख़ास और बिल्डर्स की ज़कात बहुत अहम है और आम तौर पे इसकी तरफ तवज्जो नहीं होती। लेकिन अब तवज्जो ना होने की असल वजह वो है, वो जो शुरू में मैंने कहा था ना, या गफलत या लालच। या गफलत होती है, ऐसे गफलत थोड़ी कम होगी, वैसे लालच ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर एक 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है उसकी पर ज़कात भी अच्छी खासी निकलेगी, 1 अरब का प्रोजेक्ट है तो ज़कात भी ज़्यादा निकलेगी उसकी, तो ज़कात ज़्यादा निकालते हुए थोड़ा सा वो मुश्किल तो लगता ही है। अच्छा, ज़कात, फितराना, कुर्बानी, इसके निसाब में क्या फ़र्क है? मैं आपको एक ज़्यादा सिंपल तरीके से बता देता हूँ। ये थोड़ा सा अभी पढ़े ना नक्शा, ठीक, इसमें से पहली वाली लाइन के ऊपर ज़कात थी, दूसरी वाली लाइन के ऊपर ज़कात देनी भी नहीं है और लेनी भी नहीं है, तीसरी वाली लाइन के ऊपर ज़कात लेनी है। सिंपल सी बात यह है कि ज़कात तो सिर्फ ऊपर वाली लाइन के ऊपर थी ना, लेकिन ज़कात और फितराना पहली दोनों लाइनों के ऊपर होता है। यानी जिस बंदे के ऊपर जो हमने दरमियानी तबका बनाया था ना, ज़कात और फितराना, ज़कात और कुर्बानी इन दोनों के ऊपर होती है, ज़कात सिर्फ सबसे ऊपर वाले के ऊपर होती है, बस ये फ़र्क है। यानी ज़कात, कुर्बानी और फितराने के लिए हम जो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना, उनको भी ऐड कर देते हैं, लेकिन उसमें हम उनको ऐड नहीं करते। बस इतना सा फ़र्क है ज़कात और कुर्बानी का, और कोई फ़र्क इसमें नहीं है। बाकी एक ना प्रैक्टिकली एक ज़कात फॉर्म हमने बनाया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं इंशाल्लाह, फिर उसके बाद आप हज़रात के जो मुश्किल सवालात होंगे। अब देखिए, ये एक ज़कात फॉर्म है, यानी इसमें शुरू में वो चीज़ें जो आपको ज़कात, सोना एक बंदे के पास, हमने उसकी एक फर्जी वैल्यू, बेशक आप लोग मोबाइल निकाल के कैलकुलेट करते हैं बल्कि खुद ही, जैसे इसके पास कैलकुलेटर है, कि एक बंदे के पास सोना है 50,000 रुपये का, ठीक, चांदी उसके पास है 10,000 रुपये की, उसके कारोबार की जो बेचने वाली चीज़ें हैं वो 3 लाख रुपए की हैं, बैंक अकाउंट में उसके लाख रुपए पड़ा हुआ है और क्या लाख रुपए कैश भी है, और जो उसको पैसे दूसरी जगहों से आने हैं वो तकरीबन 50,000 रुपये हैं, कुछ उसके पास गैर मुल्की करेंसी भी पड़ी हुई है 10,000 रुपये की, और कुछ उसके पास कैपिटल गेन के लिए उसने कुछ शेयर्स रखे हुए हैं जो 50,000 रुपये के, ठीक, कुछ डिविडेंड के लिए शेयर्स हैं, उनकी कीमत ही 50,000 रुपये है, कुछ उसके पास सर्टिफिकेट्स हैं 1 लाख रुपए के, किसी को अमानत दी हुई कुछ चीज़ें, अमानत भी तो आप ही की होती है ना, अगर सोना है, चांदी है, नकदी है, माल तिजारत है, उसकी कीमत 10,000 रुपये। आपने जो कमेटी है, कमेटी का हुक्म मैं पहले बता चुका हूँ, आप हज़रात को याद हो, कमेटी मैंने बताया था कि जो आपने पैसे, कमेटी लोग मिल के पैसे जमा करते हैं, पैसे जमा करके एक को मिल जाते हैं बीच में, अगर तो आपकी कमेटी पहले निकल चुकी है, इसका मतलब है कि आपने लोगों से कर्ज ले लिया है, तो फिर तो आप माइनस में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा पैसे दे चुके हैं और लोगों ने आपके देने, तो फिर आपको उसकी ज़कात देनी होगी, क्योंकि लोगों ने आपका कर्जा देना है, ठीक। तो उसके हिसाब से यहाँ उन्होंने लिखे हुए हैं 10,000 रुपये, और आपकी फैक्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल पड़ा था वो 2 लाख रुपए का था, जो स्टॉक बना हुआ था वो 20,000 रुपये का था, और 50,000 रुपये उन्होंने आपकी पार्टनरशिप के उसमें डाले हुए, तो टोटल जो बनता है ये सम बना हुआ है 11,10,000 रुपये, ठीक। यानी आपके टोटल सारी ज़कातबल चीज़ें, सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत, इन चारों चीज़ों का टोटल सम आपके पास 11,10,000 रुपये था। अब अगला स्टेप क्या है कि अब आपने उन चीज़ों को माइनस करना है कि जो आपने लोगों की देनी है, ठीक। उसमें नकद जी आपने कर्जा लिया 10,000 रुपये, ठीक, और अभी कमेटी के 1 लाख रुपए आपने देना है, क्योंकि आप पहले कमेटी ले चुके हैं, आपकी कमेटी खुल चुकी फॉर एग्जांपल। अच्छा, यूटिलिटी बिल्स जो आपके ज़िम्मे ड्यू हो चुके हैं, उनका 10,000 रुपये हैं, और आपने मार्केट के 1 लाख रुपए देने भी हैं, वेंडर्स को आपने देने हैं 1 लाख रुपए, और आपकी दुकान पे जो काम करें मुलाजमीन, उनकी तनख्वाहें भी ड्यू हैं, वो भी 1 लाख रुपए की हैं,
और गुज़श्ता साल की ज़कात की रकम, गुज़श्ता साल की ज़कात की रकम वो 10,000 रुपये है, क्योंकि जो पिछले साल ज़कात ड्यू हो चुकी है अब उसके ऊपर दोबारा ज़कात नहीं आएगी। वो एक किस्म का मेरे ऊपर वो है जो मैंने किसी से मैंने अल्लाह ताला से वो कर्जा लिया, एक तरह यूँ समझ लें उसको, जो पिछले साल की ज़कात मेरे ऊपर ड्यू थी। यानी पिछले साल मेरी 2 लाख रुपए ज़कात बनती थी, मैं देता गया देता गया देता गया देता गया देता गया, अभी उसमें से 10,000 रुपये मेरे पास पड़ी हुई है, उस 10,000 को मैं काउंट नहीं करूँगा, वो ऑलरेडी ज़कात बन चुकी है। वो 10,000 रुपये मैंने पिछले साल देने थे, अभी दिए नहीं थे, ऑलरेडी ज़कात बन चुकी, वो मेरा पैसा नहीं है, इसलिए उसको मैं माइनस करूँगा। ठीक, किस्तों पर ख़रीदी हुई चीज़ की वाजिब अदा किस्तें 1 लाख रुपए, तो जो टोटल आपके पेबल्स थे वो टोटल बन गए 4,30,000 रुपये। तो यानी अब आपने रिसीवेबल्स और पेबल्स और सबको प्लस माइनस करके आपने 11,10,000 रुपये में से 4,30,000 माइनस किए, तो आपके पास बच गए 6,80,000 रुपये। ज़कात निकालने का सिंपल फार्मूला क्या है, डिवाइड बाई 40 कर लें तो 2.5% आपको निकल के आ जाता है। तो 6,80,000 रुपये को अगर आप 40 से डिवाइड कर दें तो आपके पास जवाब आता है 17,000 रुपये, जो कि आपने पूरे साल के अंदर एक दफ़ा देनी है। कुछ 1-2-3 बातें यहाँ पे जहन में वो महर्ज कर देता हूँ। एक तो ये कि ज़कात यकमुश्त देना ज़रूरी नहीं है, ज़कात यकमुश्त देना ज़रूरी नहीं है। नंबर 2, ज़कात एडवांस में भी दी जा सकती है। एडवांस का मतलब क्या है कि मेरा अगला साल शुरू हो गया, जब साल शुरू हुआ तो अब ज़कात तो फ़र्ज़ होगी 1 साल बाद। मैंने कहा यार उस वक्त कौन देगा ज़कात, मैं अभी से ना हर महीने की तनख्वाह में से या हर महीने की जो मेरी इनकम है उसमें से कुछ ना कुछ निकालता रहता हूँ। आप निकालते गए निकालते गए निकालते गए निकालते गए निकालते गए, जब साल पूरा हुआ तो आपने हिसाब किया आपकी ज़कात बनती थी 2 लाख रुपए, देखा यार 1,70,000 तो मैं निकाल चुका हूँ, अब 30,000 निकालना बड़ा आसान होगा। अब 30,000 निकालेंगे ज़कात आपकी पूरी हो जाएगी। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ज़कात इसी तरह निकाली जाए कि ज़कात पहले निकलती रहे, पहले निकलती रहे। नंबर 2, हमारे यहाँ ये जब हम कहते हैं ना कि ज़कात के ऊपर साल गुजरना ज़रूरी है, साल गुजरने का ये मतलब नहीं है कि एक एक रुपए के ऊपर अलग से साल गुजरना ज़रूरी है, बल्कि जिस वक़्त आपके पास 1,76,000 रुपये, जो कि असल में 52.5 तोले चांदी की आजकल की कीमत है, जिस दिन आप साहिब निसाब बन गए, बस इस दिन से अब आप चलना शुरू हो गए। अब बीच में फ्लक्चुएशन होती रहेगी, कुछ ज़्यादा आ जाएगा, कभी आप नीचे आ जाएंगे, कभी ऊपर चले जाएंगे, कभी नीचे आ जाएंगे। हमें जो चीज़ सिर्फ यहाँ पे जिससे हमारा ताल्लुक़ है वो अगले साल की वो तारीख़ है जिस तारीख को आप ज़कात देते हैं। वो डेट जब आएगी हम देख लेंगे आपके पास सोना चांदी कैश और माली तजारत कितना पड़ा है, हम सिर्फ उसको देख लेंगे और उसके हिसाब से ज़कात दे देंगे। वो पिछले साल से ज़्यादा भी हो सकता है, पिछले साल से कम भी हो सकता है। हाँ, दरमियान में खुदा न खास्ता एक बंदा बिल्कुल ही को मुफलिस हो गया, बिल्कुल ही क्रैश हो गया और वो माइनस में चला गया, जीरो से भी नीचे चला गया, हाँ फिर और बात है, फिर तो ज़ाहिर है उसका निसाब सारा ख़त्म हो गया ना, वो फिर नहीं तो दोबारा से शुरू होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, फ्लक्चुएशन हुई है सिर्फ ऊपर नीचे, तो फ्लक्चुएशन होती रहती, हर एक एक रुपए के ऊपर अलग से हिसाब साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। बाज़ लोग ये सोच, वो आपके पिछले कैश के साथ, पिछले माली तजारत के साथ ऑटोमेटिकली ऐड होता रहता है। यहाँ तक बात वाज़ेह होगी? अच्छा जी, ये तो हमारी जो नशिस्त की जो मालूमाती बातें थी जो मैंने आपसे अर्ज़ करनी थी वो पूरी हो गई। अब आप बताइए, अब आप ज़रा बताइए, अब कोई सवाल हो तो बिल्कुल कर लीजिए। 3 सवाल जी जी। आपने दुकान की ज़कात की बात की, एक परचून का दुकानदार है जिसका कोई डॉक्यूमेंटेड अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, वो कैसे ज़कात निकालेगा? हमारे परचून की दुकान होते हैं, कोई 5 रुपए की चीज़ है, कोई 10 की, कोई 40 की, लेकिन उसकी जो कोई डॉक्यूमेंटेड अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, वो कैसे एस्टिमेट करेगा? स्टॉक टिक करके स्टॉक गिनेगा अपना सारा, गिनना पड़ेगा उसको स्टॉक। ये जो मैंने अभी देखा इसमें जो लोग कर रहे हैं प्रैक्टिकली, वो अंदाजे से करते हैं। हमारे इस वक्त फर्स्ट रमज़ान को ज़कात निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट रमज़ान को मेरी दुकान में इतना माल पड़ा हुआ है, एक अंदाज़ा लगा है, उससे ऊपर ज़कात करते हैं। ओके नहीं है बिल्कुल भी, आपको हिसाब करना पड़ेगा, क्योंकि अंदाजे में दोनों तरफ के चांसेस बिल्कुल बराबर हैं, ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है। दूसरा सवाल है कि मैंने अपनी ज़कात कैलकुलेट की अपने एसेट्स के बेस पे, जिसमें कुछ फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स भी, और वो फ्लक्चुएट करके ऊपर चली गई या नीचे आ गई, और मैं ज़कात दे रहा हूँ पूरे साल पे स्प्लिट करके, ठीक है, उसको कैसे करें? देखिए, ज़कात की कैलकुलेशन की डेट एक ही है, आप स्प्लिट कर सकते हैं उसको, पहले भी कर सकते हैं बाद में भी, लेकिन कैलकुलेट एक ही डेट को होगी, जो वो उस डेट की जो प्राइस है, उस डेट का जो रेट है, बस वो आपका रेट है। आपके पास डॉलर पड़े हुए हैं फॉर एग्जांपल, अब वो डॉलर जो है आपकी ज़कात की डेट की आज 18 शाबान है, 18 शाबान आपकी तारीख है, आज आपने देखिए डॉलर का ये रेट है, बस बात ख़त्म होगी। अब आप जैसे मर्जी ज़कात हैं, रेट यही है, ज़कात वही है आपकी।
लास्ट क्वेश्चन है, एक साहब को लोन दिया हुआ है लेकिन वो लोन वापस नहीं दे सकते और साहिब ज़कात भी है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपस की रजामंदी से उस लोन को ज़कात में कन्वर्ट किया जा सकता डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था जैसे कि ज़कात देते हुए ज़कात की नीयत होना ज़रूरी है। आप उसको इस तरह कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हैं, ज़कात देते लोन अपना वापस रिसीव कर लें, ये हर्ज नहीं कर सकते। कि आपने ना उसमें कैश और अपने माल की ज़रूरत की बात की, आजकल लोग वो डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में ठीक है राय मौजूद है कि वो जायज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल लोग उसमें से ट्रेडिंग करते हैं और उसमें से प्रॉफिट लेते भी हैं। अब इस आपने कहा तो एक अलग डिबेट है, इंश्योरेंस वाली पॉलिसी और वो अलग डिबेट है, लेकिन जो भी आपके पास आ रहा है उसकी ज़कात होगी या उस पर नहीं होगी। जो क्रिप्टो करेंसी मानेगा, जो क्रिप्टो को एक मोड ऑफ ट्रेडिंग समझ के दुरुस्त समझेगा, उसको उसमें ज़कात देनी पड़ेगी। जो उसको नहीं दुरुस्त समझेगा ज़ाहिर उस पर ज़कात भी नहीं आएगी। हम तो मेरे ख्याल से अभी तक जो फतवा चल रहा है, जो राइज फतवा है, वो क्रिप्टो करेंसी को एज अ करेंसी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा अभी तक। तो ज़ाहिर जब उसको करेंसी एक्सेप्ट नहीं करे, उसमें ट्रेडिंग कैसे ठीक हो सकती है? जब ट्रेडिंग ठीक नहीं होगी तो उसके ऊपर ज़कात भी नहीं हो सकेगी। आपने इंश्योरेंस के बारे में कहा ना कि वो अलग डिबेट है। इंश्योरेंस पैसे में दो चीज़ें हैं बेसिकली। इंश्योरेंस में ना एक है प्रीमियम। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई इंश्योरेंस का एक कोई प्लान ले लिया, तो जितना आपने प्रीमियम जमा कराया ना उसके अगेंस्ट अगर आपको कोई बेनिफिट मिलता है वो आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने साल का 1 लाख रुपए प्रीमियम जमा कराया है, अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया खुदा ना खास्ता, तो आप 1 लाख तक का नुकसान अपना पूरा करा सकते हैं। वो तो जायज़ है आपके लिए, बिल्कुल ऐसी जैसे प्राइस बॉन्ड की फेस वैल्यू को वापस लेना, क्योंकि वो आगे जो गलत काम है उसके बाद शुरू होगा, तो वो तो आप ले सकते हैं। इससे आपने कीमत फरोख्त की बात की थी कि कीमत फरोख्त डिटरमिन करेगी कि आपने कितनी दुकान करेंगे। तो वो कीमत फरोख्त मेरी जिसको दुकान है और वो रोज़ चीज़ें उसको बेच रहा है, और किसी एक दिन वो साहिब निसाब हो गया, उसकी सेल हो गई, एक सीजन के अंदर उसकी सेल हो गई, वो साहिब निसाब हो गया। अब वो कीमत फरोख्त उस दिन से पे काउंट होगी पूरे साल तक? नहीं, कीमत फ़रोख्त एक दफ़ा साहिब निसाब हो गया, अब हमें बाकी साल के बीच से कुछ लेना देना नहीं है। जब वो एंड डेट आएगी उस दिन देखना बस हमने, उस दिन वो पूरे साल का स्टॉक का रिकॉर्ड देगा। पूरे साल के स्टॉक का रिकॉर्ड नहीं देना, करंट स्टॉक देखना बस। जो करंट स्टॉक उसके पास पड़ा हुआ है बस उसकी वैल्यू उसने निकालनी है। पीछे पूरे साल क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका तो रिकॉर्ड हमारे पास वैसे ही किसी के पास नहीं होता। जो करंट स्टॉक है बस। प्रोविडेंट फंड के बारे में प्रोविडेंट फंड की दो सूरतें हैं। एक सूरत तो हमारे यहाँ ये राइज है कि वो आपसे पूछे बगैर या आपसे पूछ के बेशक वो काटते रहते हैं और कंपनी अपने पास ही रखती रहती है पैसे, और जब बाद में आपको दे देती है तो उस पर तो आप पे ज़कात नहीं आती। ठीक। दूसरी सूरत आजकल एक ये है कि कंपनी और आप मिलकर एक तीसरे को ट्रस्टी बना देते हैं। एक तीसरा इदारा होता है, तीसरा एक उसको ट्रस्टी बना देते हैं और उसके पास रखवाते हैं अपनी रकम। तो जिसमें तीसरा ट्रस्टी है और आपकी इजाज़त से आप खुद कंपनी में मेरे पैसे वहाँ रख दो, तो वहाँ पर आप पे ज़कात आएगी प्रोविडेंट फंड के ऊपर भी। क्या ज़कात इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज दे सकते हैं? ये ज़कात इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज नहीं हो सकते, इन टर्म्स ऑफ गुड्स हो सकते हैं। सर्विसेज पे ज़कात नहीं है। सर्विसेज पे ज़कात मतलब जब आपकी सर्विसेज की इंडस्ट्रीज है, आप कंसल्टेंट है कहीं पे और एक कंसल्टेंट वो सर्विसेज के अगेंस्ट आपके पास, क्योंकि सर्विस खुद कोई वैल्यूएबल चीज़ इस तरह नहीं है कि उसकी कोई वैल्यू हो। ठीक। तो इसलिए उसके ऊपर ज़कात नहीं, उसके अगेंस्ट जो कैश आपके पास आएगी उसके ऊपर ज़कात आ सकती है। सर्विस तो वैल्यूएबल तभी होगी जब पैसे आएंगे उसके बदले। विरासत में एक घर मिला है और उसकी वालिद साहब बहुत हो गए, बात नहीं है। आपने किस तरह किया कि आपने कोई चीज प्लॉट, लेकिन आप उसमें हैं, लेकिन आपने यहाँ पे कोई डिवैल्यूएशन ना हो जाए, लेकिन वो तो आपका कैश है। जब कैश में आपको प्लॉट अगर ले देंगे तो वैल्यू आपकी एसेट नहीं बनता है, उसमें एसेट तो है लेकिन वो फिक्स्ड एसेट है, लिक्विड एसेट नहीं रहा। उससे ज़कात उस पर ज़कात सिर्फ 4 चीज़ों के ऊपर है, सोना चांदी कैश माल तिजारत, बस। स्टॉक की हजरत कभी आपकी नीयत बनती है बेचने की, कभी आप कहते हैं नहीं मैं इसको रखूंगा, कभी कहते हैं कि अगर कोई जरूरत पड़ी तो ये एक अच्छा सवाल है, ये पूछना चाह रहे हैं असल में। इसमें एक और वजाहत भी हो जाएगी कि जैसे हमने कहा ना कि शुरू में बेचने की नीयत थी, बीच में ख़त्म हो गई। ठीक। तो आपने ये तो कह दिया कि ख़त्म होगी तो अब माल तिजारत नहीं रहा। इसी तरह अगर आपकी पहले नीयत नहीं थी बेचने की, अब नीयत होगी बेचने की, तो भी वो माल तिजारत नहीं बनेगा, क्योंकि तिजारत बेसिकली एक एक्शन है, सिर्फ असल में इंटेंशन का नाम तिजारत नहीं है। तो ख़त्म तो आप इंटेंशन से कर सकते हैं उसको, लेकिन इनिशिएट इंटेंशन से नहीं कर सकते सिर्फ उसको। इसलिए अगर आपने कोई चीज़ ली थी और आपकी बेचने की नीयत नहीं थी, बाद में आपकी बेचने की नीयत बन गई, तो भी वो बिजनेस एसेट कंसिडर नहीं होगा अभी, क्योंकि हमने जो 2 कंडीशंस बताई थी उन 2 कंडीशंस यहाँ पूरी नहीं हो रही। एक चीज़ आपने अगर आप लेट्स से मेरे पास लाख रुपए
साल गुजर जाएगा तो मैं उसके ऊपर ज़कात, जी। लेकिन अगर मैं प्लॉट ले लेता हूँ उसी लाख रुपए का तो मैं ज़कात नहीं दूंगा। अगर आपने वो प्लॉट बेचने की नीयत से नहीं लिया, इसलिए अगर ऑलरेडी मेरा अपना घर है तो फिर तो ऑलरेडी नहीं, उसमें ये होता है, देखें, जब आप आपका ऑलरेडी आप रह रहे हैं, आपका ऑलरेडी में तो एक्सेस करेंगे। एक्सेस होना ज़रूरी नहीं है, एक्सेस अगर आपने प्लॉट लिया है, ठीक है, पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, आपने प्लॉट ले लिया कि हाँ मैं कुछ बना दूँ या बेच दूँ, जो आप बना दूँ या बेच दूँ, ये उसमें उस वक्त हो सकता है कि आपको पता नहीं क्या सिचुएशन मिलती है। लेकिन अगर ये हो है कि आपके पास वक्त पड़ा है, मैं आपने प्लॉट लेके क्योंकि आपकी वैल्यू इंक्रीज कर, ठीक है, जो भी तक जितना लास्ट मैनी ईयर्स का ट्रेंड देखे उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है, अब लेकिन अगर कैश पड़ा है उस पर ज़कात नहीं होगी, कैश पे ज़कात होगी, इस पर ज़कात इस नहीं पे ज़कात नहीं होगी अगर आपकी बेचने की नीयत नहीं है। तो आप ऑलरेडी आप ऐसा करें क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप 4 गाड़ियों के बजाय 5 खरीद लेते हैं, आप 6 खरीद लेते हैं, आप 7 खरीद लेते हैं, तो नहीं, गाड़ियाँ बेशक आप यूज़ करें ना करें, फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी खरीदी करीम पे चला रहे हैं तो गाड़ी पे ज़कात नहीं आएगी। तो इसके ऊपर आप ये आपका एक फिक्स एसेट जब बन गया ना तो बिज़नेस एसेट नहीं कहलाएगा, इस वजह से इस पर ज़कात नहीं है, क्योंकि बिज़नेस एसेट नहीं है और कैश ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है। सर एक दो प्लॉट्स खरीदे थे। जी, एक नियत ये की थी कि मैं ये प्लॉट बेचकर इससे दूसरा खरीदूंगा, दूसरे घर बनाऊंगा। जी, और बीच में फिर सिचुएशन चेंज हो गई, अब आपने ना उस प्लॉट के ऊपर घर बनाना है और ना सिनेरियो चेंज हो गया, तो क्या अब और अब उसकी नियत भी बदल दी कि मैं इसको नहीं बेचूंगा, ये कभी बेचता हूँ कभी नहीं बेचता, यहाँ पर भी वही सिचुएशन आएगी? जिस प्लॉट को आपने शुरू से बेच के दूसरे पे घर बनाने की नीयत की थी उस पर तो ज़कात आएगी। जिस प्लॉट चेंज भी कर दिया आपने? चाहे चेंज भी करी, नहीं चेंज किया कि दोबारा आपने, नहीं, अब नियत में चेंज कर दी कि वो सिचुएशन चेंज हो गया। अच्छा, दोनों के बारे में आप उसमें कि यार मैं नहीं बेचूंगा या बेचूंगा नहीं बेचूंगा, अगर आपकी नीयत चेंज हो गया, बेचने की नीयत नहीं है किसी चीज़ के ऊपर, अगर आपने नीयत ख़त्म कर दी तो आप अब माली तिजारत नहीं हो। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने एक प्लॉट, अच्छा यहाँ पे 2-3 बातें और भी इसी ज़मन में आ गई बेचने के हवाले से। बाज़ औक़ात ना लोग एक घर इसलिए लेते हैं, प्लॉट इसलिए लिया कि इसको बेच के मैंने ये काम करना है, चाहे वो घर बनाना भी हो सकता है, चाहे वो बच्चों की शादी करना भी हो सकता है, कोई भी ऐसा कि मैंने इसको बेच के ये काम करना। तो जहाँ बेच के काम करने का लफ्ज़ आ गया ना और ख़रीदा ही इस नीयत से है कि बेच के काम करना है, तो वो एक ट्रेडिंग एसेट है और उसके ऊपर ज़कात आएगी। डिफरेंट इंटेंशंस हो सकती है, हम तो उसकी इंटेंशन के ऊपर इस बात को रखते हैं कि उसकी इंटेंशन क्या है। नहीं, इंटेंशन तो हर बंदा अपनी बताएगा, हम तो किसी की भी डिटरमिन नहीं करेंगे। तो बताते करो कि बिल्डर्स के हवाले से, बिल्डर्स के हवाले से जो आपने बताया वो एक मोड है कि किसी ने कंस्ट्रक्शन की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर और अपार्टमेंट कुछ भी वो सेल आउट कर दिया। बिल्डर्स, कुछ बिल्डर ऐसे भी हैं कि जो सर्विसेज की बात करता है कि वो घर बनाते हैं लोगों के साथ, किसी का घर बनाते हैं और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब ज़कात जो है उनके पास जो भी इनकम आएगी कैश की सूरत में, वो जब वो डील कंक्लूड होगी तब आएगी। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट के वो घर बनाना होता है, ठीक है, ज़मीन किसी की है, बना के कोई और दे रहा है, ये बना के, ठीक है ठीक है, मटेरियल किसका है? अब वो तो डिफरेंट मोड है ना कि मटेरियल आप उसके ऊपर किस तरह से उनका डील करते हैं, फिनिशिंग वाला या बाकी जो आमतौर से कॉन्ट्रैक्टर होते हैं लोग घर बनाते हैं। उसमें इससे फ़र्क पड़ेगा ना, हाँ, ज़कात के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। मटेरियल किसका है? विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर विदाउट मटेरियल विदाउट मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट के फिर तो सिर्फ सर्विसेज और कुछ भी नहीं है। ठीक है। विद मटेरियल में उसके बाद रॉ मटेरियल अगर पड़ा हुआ है तो रॉ मटेरियल, क्योंकि वो बेचने के लिए, तो रॉ मटेरियल पे ज़कात आएगी उसके ना, और विद मटेरियल विदाउट मटेरियल भी उस पर तो विदाउट मटेरियल तो उसका कुछ है ही नहीं। उसकी इनकम इतनी हो जाती है कि वो साहिब हिसाब बन जाता है। फिर हाँ, इनकम यानी कैश आ गई, वो इनकम में कह रहा हूँ कि उसको डिफरेंट फेजेस के अंदर पैसे मिलते हैं ना। ठीक है वो घर बना रहा है, वो उसको ठीक है अलग-अलग सूरत पे ठीक है बल्क में एक साथ नहीं देता। ठीक है, तो उसके ऊपर जो ज़कात अगर तो उसके ऊपर लागू होगी तो वो कब लागू होगी कि जब आखिर में उसकी वो डील क्लोज हुई, जिस दिन वो साहिब निसाब बनेगा, जिस दिन पैसे उसके पास आ जाएंगे। क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन के अंदर होता है स्टेजेस होते हैं, तेसी करंडी में साथ, और पहले लेंटर के ऊपर इतना, दूसरे लेंटर के ऊपर, तीसरे लेंटर के ऊपर इतना, इस तरह तय होती है ना। तो जैसे जैसे उसको मिलते रहे उसके बाद जमा हो रहे हैं पैसे पीछे, अगर जमा हो रहे हैं तो जब वो साहिब निसाब बन गया तो उस दिन से वो साहिब निसाब कंसिडर किया जाएगा। सिंपल। स्पेसिफिक डील के साथ नहीं, स्पेसिफिक डील के साथ नहीं है। मुस्तहिकीन को इन्वेस्टिगेट जी हाँ, ये अच्छा सवाल है, अभी पूछिएगा आप। मार्केट जो है ना वो प्रॉपर्टी डाउन है और मैं उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ उस नीयत से कि फिर बढ़ जाएगी, उस पर मैं ज़कात दूंगा। जी दूसरी एक ऐसी सूरत है कि जिसमें आप किस्तों में प्लॉट लेते हैं, ठीक है,
और अभी आप उस प्लॉट के जो है ना वो मालिक नहीं बने, और आपने नीयत यही की है कि मैं बेचूंगा, एक है कि मकान बनाना, एक बेचना है, तो वो उस सूरत में जब साल गुजर जाता है तो जितनी रकम आपने दी हुई है उसके ऊपर ज़कात देंगे। ये बात पीछे गुजरी भी थी, मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ इसको। उसका तरीका ये होता है कि अगर आपने वो घर लिया है बेचने के लिए, तो जितने आपने पैसे दे दिए, क्योंकि वो घर की आप टोटल वैल्यू लगाएंगे ज़कात देने की, जो मार्केट वैल्यू उसकी बन रही है, उसमें से फिर जितने आपके रहते हैं उसको आप माइनस करेंगे। सिंपल, यानी 1 करोड़ रुपए का घर है, प्लॉट असल में उसकी प्लॉट की जो पूरी कीमत है, आपने 10 लाख रुपए दे दिए, ठीक। अब उस प्लॉट की कीमत 10 लाख रुपए इंक्रीज होगी फॉर एग्जाम्पल, यानी अब उसकी कीमत होगी 1 करोड़ 10 लाख। तो आप उसकी प्राइस लेंगे कि 1 करोड़ 10 लाख, और उसमें से आप फिर 90 लाख रुपए माइनस कर देंगे जो इंस्टॉलमेंट्स आपने देनी है, तो बाकी 20 लाख रुपए बचेंगे, उसके ऊपर आपको ज़कात देनी पड़ेगी। अच्छा, जीपी फंड के हवाले से ये फोर्स वाले हैं जैसे पुलिस है, आर्मी, उसमें जीपी फंड का मतलब है कि तनख्वाह से पैसे कटते हैं। प्रोविडेंट फंड, हाँ, उसमें वो फिर आगे से बताते हैं इस पे मतलब 8% या 10%, इसी तरह उस पे वो देते हैं सालाना। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो नहीं लेते, तो इसी तरह मेरे साथ भी हुआ है। कोई 6-7 साल मैंने कोशिश की, क्योंकि मुझे लगा कि ये पैसे मतलब है गलत आ रहे हैं, 8% या 10% इस तरह। मैंने क्या किया, मैंने 3.5 लाख रुपए जब निकल आए, मुझे ज़रूरत थी, उसी से जो मुझे लगा कि ये पैसे बीच में गलत तरीके से है, वो पैसे मैंने कहीं पे दे, मतलब कोई 18-20 हज़ार रुपये बन गए। उस हवाले से आप वादे कर दें, क्योंकि जो हमारी मौलवी साहिबान है, कुछ उसको कहते हैं कि नहीं ये सही तरीके से आ रहे, मतलब ये जो हम इन्वेस्टर है इसी पे हम अच्छा, ये जो सवाल है ना आपका, ये असल में ज़कात से रिलेवेंट नहीं है। इसके बाद पहले ज़कात के सवाल ले लेते हैं, फिर को मैं आपको चलो उसके बाद इस पर भी बता दूंगी। ये ज़कात से रिलेवेंट नहीं, बेसिकली आप पूछना चाह रहे हैं कि जीपी फंड या प्रोविडेंट फंड के ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसे हमें मिल रहे होते हैं वो हलाल हैं या नहीं हलाल है, ठीक। इन शॉर्ट वैसे आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप उसके ऊपर देखिए, जीपी फंड के बाद, अच्छा, जीपी फंड के ऊपर या प्रोविडेंट फंड के ऊपर होता है कि उसमें 3 तरह के पैसे होते हैं। एक पैसा आपका होता है, एक पैसा उस कंपनी का होता है जिसमें आप काम कर रहे होते हैं, तीसरा पैसा वो होता है जो एक कंपनी उसको मिला के किसी अक्सर सेविंग अकाउंट में डाल देती है और उससे जो इंटरेस्ट आपके पास आ रहा होता है। ये 3 तरह के पैसे होते हैं। 2 पैसे तो इसमें बिलाशुबा हलाल हैं, एक आपका पैसा और एक कंपनी का पैसा, ठीक। तो ये तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। जो तीसरा पैसा है, अगर उसमें आपके पास ऑप्शन है उसको रुकवाने के, तो आपके लिए उसको रोकना चाहिए। अगर बाज़ जगहों पे ऑप्शन होती है कि आप इसके ऊपर एक्स्ट्रा लेना चाहते नहीं लेना चाहते, वहाँ आप ये सेलेक्ट कर दें कि मैं एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहता। लेकिन बिल फर्ज अगर आपको ऑप्शन नहीं दी जाती इस चीज़ की, फिर वो पैसा बेहतर अगर आप ना ले लें तो हलाल है। सर पहले ऑप्शन नहीं था, तकरीबन 8 साल तक ऑप्शन नहीं था, उसके बाद फिर ऑप्शन आया, एक लेटर आया, उसी के ऊपर मतलब एक जो नहीं लेना चाहते उसको नहीं मिलेगी, जो अपने पैसे है फिर उसी पे अच्छा, इसको बाकी इंशाल्लाह बाद में देख लेंगे टेक्निकलिटीज़ के साथ। जी आप बताएं। मुस्तहिकीन की जो इन्वेस्टिगेशन है या जो मुस्तहिक है, इसमें आप किस हद तक जा सकते हैं? ये असल में जो है ना कि मुस्तहिक ज़कात जो है, फॉर एग्जांपल, तो मुस्तहिक ज़कात को कितना इन्वेस्टिगेट करना है, देखिए आपके ज़िम्मे तहकीक है जो आपके बस में है, ठीक, वो आपके ज़िम्मे है। उसके अलावा ज़ाहिर है किसी के अंदरेलू जो उसके अंदरून खाना मामलात चल रहे हैं उसमें तो आप दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तो बस जहाँ तक आपके बस में है आप तहकीक कर लें। तहकीक करने के बाद अगर आपका दिल मुतमईन, आप ज़कात दे दें। फिर बिलफर्ज अगर बाद में ये भी ज़ाहिर हो गया, ये बाद में बता कि यार ये तो बंदा मुस्तहिक ज़कात नहीं था, तो भी आपकी ज़कात अदा होगी अगर आपने तहकीक की है। अगर आपने तहकीक नहीं की और वैसे ही किसी गैर मुस्तहिक को दे दी, हाँ फिर ज़कात अदा नहीं होगी, फिर आपको देनी पड़ेगी, और एक क्योंकि आपके ज़िम्मे जो है वो तहकीक है। आपको अपना काम पूरा करना है, बाकी आगे एक मुस्तहिक की ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट कितनी दे सकते हैं? एक यकमुश्त जितनी मर्जी दे दें, लेकिन उसमें बेहतर ये होता है कि बहुत ज़्यादा ना दी जाए, क्योंकि वो बंदा मुस्तहिक ज़कात होने से बाज़ों को बाहर निकल जाता है, उसकी ज़रूरियात ज़्यादा होती हैं, वो पूरी नहीं हो रही होती। मुस्तहिक की ज़कात तो उस वक्त बनेगा ना जब उसके पास वो जो अपने रकम दी 1 साल गुजर जाए। नहीं, मुस्तहिक ज़कात साहिब निसाब नहीं, साहिब निसाब एक है, मैंने इसलिए वो एक शर्त है, जब आपके पास इतने पैसे आ गए अब आप मुस्तहिक ज़कात नहीं है। अब साहिब निसाब पूरी तरह आपके ज़िम्मे फ़र्ज तो 1 साल बाद ही होगी, जब 1 साल पूरा हो जाएगा। लेकिन अब एक दफ़ा आपके मिसाल के तौर पे आज मेरे पास 2 लाख रुपए आ गया, अब मैं ज़कात नहीं ले सकता, अब ज़कात नहीं ले अब सकते। ज़कात नहीं ले सकता मैं। हाँ, मुझे देना कब मेरे ऊपर फ़र्ज़ होगा, वो 1 साल बाद होगा। तो आप अगर अपने रिश्तेदार को लेट से 10 लाख देना चाहते हैं तो वो नहीं दे सकते, दे दें तो यकमुश्त दे दें, लगभग दे दें दे दें। तो
वो आपको कह रहे हैं तो उसको 1.5 लाख तो उसके बाद नहीं, लेकिन आपने यकमुश्त दिए ना, यकमुश्त दे सकते हैं। अच्छा, यानी आपने उसको 1 लाख दिया, फिर 2 लाख दिए, अब आप आगे मजीद नहीं दे सकते उसको, एक साथ दे एक साथ दे सकते हैं। प्रेजेंटेशन में आपने बताया कि इदारों को तो आप ज़कात नहीं दे सकते जो भी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं या मदारिस के हिसाब से आपने जिक्र किया है कि आप इदारे को नहीं देते, आप उनमें जो पढ़ने वाले Exactly, मैंने ये- जो मुस्तहिकीन होंगे, लेकिन साथ ही आपने फॉर्म का भी जिक्र किया है, ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आपको से करती है कि अगर वो उस मुस्तहिकीन से या जो लोग हैं ज़कात लेने वाले, अगर उनसे वो परफॉर्मा भरवा रहे हैं और वो लोग बाउंड हैं बच्चे या जो भी तो भर के दें उसको, तो अदरवाइज या तो उनको वो रखेंगे नहीं या दाखिला नहीं होगा। तो उस सूरत हाल के अंदर ये उस इदारे के लिए कितना ज़रूरी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि जिससे वो फॉर्म फिल करवा रहे हैं वो बोली के तहत नहीं कर रहा। अच्छा, एक बात तो ये कि रफ़ाई इदारों को ज़कात दी जा सकती है। मैंने उस बाद में इसलिए वजाहत भी कर दी थी कि रफ़ाई इदारे जब ज़कात लेते हैं वो 2 तरह से लेंगे। या तो वो आपसे कहेंगे कि हम आपसे ज़कात लेके मुस्तहिक तक पहुँचाएँगे, एक तो ये, यानी वो सोर्सिंग कर रहे हैं बीच में, आपसे ज़कात लेके मुस्तहिक तक पहुँचा रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, ऐसा कर सकते हैं। दूसरा है कि रफ़ाई इदारा ख़ुद ज़कात ले रहा है, इसलिए क्योंकि वो मुस्तहिक की ज़कात लोगों की तरफ से वकील है। ठीक, जो मैंने आपको मदरसे की एग्जाम्पल दी ना, जैसे आपको, ठीक, कि दोनों सूरतें हो सकती हैं, ये दोनों सूरतें जायज़ हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि इदारा ख़ुद कोई चीज़ नहीं है, या तो रिप्रेजेंट कर रहे किसी को या सोर्सिंग करेगा। ठीक, इन 2 सूरतों में तो जायज़ है। बाकी अब वो उनने उसमें ज़बरदस्ती फिल कराया है या नहीं कराया, इस तहकीक में हम पढ़ नहीं सकते। नहीं, मतलब मुस्तहिक को मालिक नहीं बनाया, फॉर्म फिल करवा लिया, मुस्तहिक को उन्होंने मालिक नहीं बनाया, तो उस सूरत में फॉर्म फिल कर दिया उसने, तो फिर तो वो मालिक बन गया ना ऑटोमेटिकली। ठीक, एसेट्स किस लिए? बिजनेस एसेट है, नहीं, फिर ज़कात नहीं है, नहीं, फिर ज़कात नहीं है। ज़कात ज्वेलरीज में सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर, सोना चांदी। हाँ, अगर बिजनेस है किसी का, जैसे ज्वेलर्स वगैरह होते हैं, तो फिर उस पर ज़कात आएगी। ठीक है जी, चलें, अल्लाह ताला हम सबको जो कहा सुना उस पर, जो सही कहा गया उसको सही समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो गलती कोताही होगी अल्लाह उससे दरगुजर फरमाए। हम सबको ये सारे काम करने के हैं। बहरहाल ज़कात आसान चीज़ नहीं, मुश्किल चीज़ है, जब देने वालों को पता लगता है तो, लेकिन अल्लाह रब्बुल जो हिम्मत देते हैं फिर आसान हो जाता है। तो अल्लाह हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लेते ज़रा 1-2 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, या हमारा जमा होना कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह जो कहा गया सुना गया, जो कमी कोताही होगी अल्लाह से दरगुजर फरमा दीजिए। जो सही बातें कही गई सुनी गई अल्लाह उन पर अमल की तौफीक अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह रहमत की बारिश अता फरमा दे, आफ़ियत वाली बरकत वाली रहमत की बारिश अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा दे। हम सबको ज़कात को समझने की और ज़कात के अमल करने की, अल्लाह जैसे करना चाहिए ऐसे करने की हमें तौफीक अता फरमा दीजिए। सीखने की, लोगों तक पहुँचाने की हमें तौफीक अता फरमा। हमारी नीयतों को खालिस कर दीजिए, हमारे मालों को साफ़ कर दीजिए, हमारे दिलों को साफ़ कर दीजिए। ऐ अल्लाह हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक पूरी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।